Hello everyone and welcome to Excel study. Now that we have completed the whole syllabus of psychology class 12th in our निर्माण सीरीज़, जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा है या मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमने निर्माण सीरीज़ नाम का एक पूरा बैच किया है जिसमें हमने क्लास 12th के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से डिटेल में समझे हैं, पढ़े हैं और उनके सारे नोट्स और उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिए गए हैं। अब जबकि सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और हमें पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही पास है, 5 मार्च को है हमारा एग्ज़ाम बोर्ड का, तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने के पहले या और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के पहले, कोई भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने के पहले सबसे पहला जो आपको काम करना होता है वो आपको PYQs पे ध्यान देना होता है। और जो हमारा लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2025 में हुआ है, तो इसलिए एग्जामिनर जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछेगा वो किस तरीके से पूछेगा, जो भी उसका लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पूछेगा। तो हमें समझना होगा कि उनके क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, इस समय वो किस तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर रहे हैं, एंड देन ही उसके अकॉर्डिंग फिर हम सैम्पल पेपर्स या जो भी और भी क्वेश्चंस हैं या अपने पढ़ाई की जो भी स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से हमें किसी टॉपिक को पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देनी होगी, जो जिस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें सबसे पहले लास्ट ईयर का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसके करेक्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं, कैसे उसके आंसर्स हमें लिखने हैं कि हमें फुल मार्क्स मिलना चाहिए था उन क्वेश्चंस में, ये सारा सब कुछ हम आज की क्लास में देखेंगे। तो बिफोर वी डू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कोई भी ऐसी सीरीज चलाने के पहले सबसे पहले हम लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट पेपर हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको ये भी देखना होगा कि क्या आंसर्स हैं, कैसे हमें उनके स्ट्रक्चर रखने हैं, प्लस ऑल्सो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते जाएंगे। इट्स नॉट दैट कि सारे आंसर्स होंगे, हम उनसे रिलेटेड यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आंसर, जैसे मान लो कोई भी पर्सनालिटी थ्योरी के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो हम उस थ्योरी का एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेंगे कि क्या था उस थ्योरी में और कैसे उससे ये आंसर आ रहा है। अंडरस्टूड? तो ये एक रिवीजन काइंड ऑफ अ वीडियो भी आपके लिए हो जाएगी। तो आई होप आपने लेक्चर्स अगर मेरे देखे हैं तो आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्शन ए, जिसमें सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे आपको MCQ फॉर्म में ही लगभग मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इन 1 मार्क क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इज, मधु इज अ स्टूडेंट हु एक्सेल्स इन रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स बट स्ट्रगल्स व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यानी मधु एक कोई लड़की है, कोई स्टूडेंट है और वो फैक्ट्स और फिगर्स तो अच्छी तरीके से याद कर लेती है, मतलब जो नंबर्स हो गए, कुछ भी ऐसा डेटा वो अच्छी तरीके से याद कर लेती है, बट जहाँ पर क्रिएटिव होने की बारी आती है, जहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जहाँ पे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को शोकेस करना होता है, वो सारे काम वो नहीं कर पाती है। इसका मतलब क्या है, रटने में तो वो तेज़ है बट कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अर्थर जेन्सन, अब देखो आपको थ्योरी का जिन्होंने वो थ्योरी दी है, ये थ्योरी दी है, उनका नाम भी दे दिया है। अगर आपको मान लो इसके इस सेंटेंस से, स्टेटमेंट से नहीं समझ में आ रहा है तो आप नाम से रिलेट कर सकते हो कि अच्छा अर्थर जेन्सन की कोई थ्योरी है जिससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाला है, तो आपको तुरंत वो थ्योरी याद आ जाए अगर उनके नाम से रिलेटेड, एसोसिएटेड, तो आप वो आंसर कर सकते हो। अगर आपको स्टेटमेंट से नहीं समझ में आ रहा है, अगर स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अर्थर जेन्सन के अकॉर्डिंग विच लेवल ऑफ एबिलिटीज़ डज मधु पजेस, मधु के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं और कौन सी नहीं है। एबिलिटी क्या है कि वो रट तो ले रही है बट क्या नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी नहीं कर पा रही है। तो अर्थर जेन्सन की 2 लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ उन्होंने बताए थे अपनी थ्योरी में। पहले लेवल में उन्होंने कहा कि जिनके पास लेवल 1 एबिलिटीज़ होती हैं वो रोट मेमोरी और एसोसिएटिव लर्निंग में तो अच्छे से होते हैं, मतलब अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि रोट मेमोरी मतलब क्या, वही रटंत विद्या, मतलब चीज़ों को याद करना, रिकॉल करना, इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर, याद कर सकते हैं। तो लेवल 1 एबिलिटी में क्या आता है, रोट लर्निंग एंड एसोसिएटिव लर्निंग, की मतलब चीज़ों को याद कर पाना, ठीक है। लेवल 2 एबिलिटीज़ उन्होंने बताई थी, इसमें सारी हायर ऑर्डर थिंकिंग आती है, जहाँ पर याद करना, रिमेंबर, रिकॉल ये सारा नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्रिएटिविटी, मतलब जहाँ पर हमें कुछ अपने आप से कोई आइडिया क्रिएट करना है, कोई न्यू आइडिया आपको आना चाहिए। लेवल 1 में बेसिकली सारा सब कुछ जो हमें याद कराया गया है, जो हमें हमारे दिमाग में बैठाया गया है, इसमें लेवल 2 एबिलिटीज़ में क्या है, ये प्योरली ओरिजिनल आइडियाज़ इसमें होने चाहिए आपके, ठीक है। ओरिजिनल आपके माइंड से जो भी इंफॉर्मेशन आ पा रही है, जो आप आइडिया सुझा पा रहे हो, वो सारे आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल 2 एबिलिटीज़ में आती हैं। तो इसका मतलब मधु जो है वो लेवल 1 एबिलिटीज़ तो उसके अंदर हैं, वो रोट मेमोरी और एसोसिएटिव लर्निंग तो कर पा रही है क्योंकि वो फैक्ट्स और फिगर्स याद कर पा रही है, बट वो क्रिएटिव नहीं है, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रही है बिकॉज उसके अंदर लेवल 2 एबिलिटीज़
एब्सेंट हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि मधु के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं, तो लेवल 1 एबिलिटीज़ हैं। और लेवल 1 एबिलिटीज़ में क्या क्या आता है आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 नहीं है, उसके आगे क्वालिटीज़ भी दी हुई हैं। तो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या लेवल 1 एबिलिटीज़ में आता है? नहीं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लेवल 1 एबिलिटीज़, जिसमें कि एसोसिएटिव लर्निंग और रोट मेमोरी आती है। अंडरस्टूड। वो इस तरीके से आपको आंसर्स करने होंगे, समझने होंगे। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। सी नाउ दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बट इन मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो इसका क्या है, इसमें बेसिकली हमें ये पूछा जा रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि ये किस चैप्टर से या किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में साथ रहने का, इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका ये क्वेश्चन है। इसमें हमें पहले रियरिंग प्रैक्टिसेस दी हुई हैं कि हम कैसे कैसे लोगों को, मतलब कैसे कैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, और कैसे फिर अलग अलग इन्वायरमेंट में होने की वजह से क्या उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं, क्या उनमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इससे हम पता लगाएंगे कि क्या अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने पर उनका रिलेशन कैसा आ रहा है। तो ये कोरिलेशन हमें बताना है। आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। दो आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब समझ रहे हो, जो बिल्कुल सेम सेम होते हैं, और उनको हमने उनका इन्वायरमेंट अलग कर दिया है। अब यहाँ पर जेनेटिक्स वर्सेस इन्वायरमेंट की बात हो रही है। अगर हम आइडेंटिकल ट्विन्स की बात करते हैं तो उनके जीन्स तो सेम हैं, सेम पेरेंट्स से आए हैं, सेम जीन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, बट उनका इन्वायरमेंट अलग है। तो इन्वायरमेंटल डिफरेंस की वजह से उनका कोरिलेशन कम हो जाएगा। कोरिलेशन कम होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, मैक्सिमम तो होगा नहीं। इनमें से हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैक्सिमम कोरिलेशन किस में होगा। फ्रेटर्नल ट्विन्स रियल टुगेदर। फ्रेटर्नल ट्विन्स का मतलब क्या है कि जिनके सेम जीन्स पूरे कंप्लीटली, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता। 50%, 40%, 60% तक उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो जेनेटिक मेकअप उनका सेम होता है। तो फ्रेटर्नल ट्विन्स में 50% जीन सेम है बट इन्वायरमेंट बिल्कुल ही सेम है। तो क्या होगा यहाँ पर, पूरा कंप्लीट जेनेटिक रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो इसलिए कोरिलेशन भी थोड़ा सा कम होगा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रियर टुगेदर, ऐसे भाई बहन जिन्हें एक साथ में एक ही इन्वायरमेंट में रखा गया है, तो इनमें हम देखेंगे कि इनका जेनेटिक सिमिलैरिटी भी थोड़ा बहुत मॉडरेट होगा, मतलब पूरा एकदम बहुत अच्छा नहीं होगा, बिकॉज एकदम सेम जीन्स तो नहीं होती हैं दो भाई बहनों में, अलग अलग क्रॉस होता है हेरिडिटी का, लेकिन इन्वायरमेंट सेम है तो कोरिलेशन अच्छा खासा होगा। फोर्थ है सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट, मतलब जो ट्विन्स नहीं है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, सेम पेरेंट से आए हुए दो भाई बहन हैं, और लेकिन वो ट्विन्स नहीं है, वो अलग अलग वक्त पर पैदा हुए हैं, और उनके जो उनको हम अलग अलग इन्वायरमेंट्स में रख रहे हैं। तो इनमें से हमें सबसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन किस में मिलेगा? आई गेस थर्ड वाले में मिलेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो होगा वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रियर टुगेदर, जिनका जेनेटिक मेकअप भी अच्छा है आपस में और उनको साथ में रखा भी जा रहा है, तो उनका मुझे लगता है कोरिलेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो 0.72 इज़ गोइंग टू बी द कोरिलेशन ऑफ थर्ड। तो थर्ड का क्या होगा? थर्ड ही होगा, मतलब थर्ड का थर्ड ऑप्शन किस में हमें मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है और सेकंड ऑप्शन में, सॉरी थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि सबसे कम किस में होगा। सबसे कम कोरिलेशन मुझे लगता है उसमें होगा जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, मतलब उनकी जीन्स तो सेम है बट इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो अगर एकदम ही इन्वायरमेंट अलग होगा तो उनकी जो एबिलिटीज़ होंगी वो भी अलग अलग होंगी, उनका जो मॉरल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर आप दो बिल्कुल अलग अलग जगह पे पल बढ़ रहे हैं तो आपके कल्चर में डिफरेंस हो जाएगा, आपके रहन सहन के तरीके में, खाने पीने के तरीके में। बहुत ही कॉमन बात है, जीन्स फिर चाहे कितनी भी सिमिलर हों, बट आपकी जीन्स जो है वो इन्वायरमेंट से कम डोमिनेंट होती हैं हमारी जीन्स, हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने में। तो सबसे कम रिलेशन होगा उनके बीच में जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं लेकिन वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रह रहे हैं। तो आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में 1 का हो जाएगा 4, 1 का 4 थर्ड ऑप्शन में है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ सर्वे टू असेस द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए उन्हें और उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स अब एक रिसर्चर को जानने हैं। सर्वे में एक क्वेश्चन रखा है उन्होंने जिसका
स्टेटमेंट क्या है, आई ऑलवेज हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन नीड। अब सर्वे रिसर्च कैसे की जाती है, उसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं और पार्टिसिपेंट्स को क्या येस और नो में या जिस तरीके की भी स्केल होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। सर्वे में एक क्वेश्चन है कि मैं हमेशा जो है वो दूसरों जो लोग जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बायसेस इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द रिस्पॉन्स टू दिस आइटम। मतलब कि इस क्वेश्चन में मतलब इस तरीके की सिचुएशन में क्या ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट है वो गलत आंसर दे, सही आंसर ना दे। नॉन रिस्पॉन्स बायस, एक्वेसेंस, रैंडम रिस्पॉन्डिंग या सोशल डिजायरेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोशल डिजायरेबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो समाज को अच्छा दिखना चाहेगा, बिकॉज हेल्पिंग अदर्स इज़ अ गुड हैबिट, इज़ अ गुड ट्रेट कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। ये एक अच्छी बात होती है, एक अच्छा ट्रेट होता है इंसान का। तो वो दुनिया को अच्छा दिखने के चक्कर में क्या करेगा, वो ही आंसर देगा कि वो, इसका ऑब्वियस सी बात है यस ही आंसर देगा, नो तो आंसर देगा नहीं। क्योंकि नो देगा तो इसका मतलब कि वो उसकी मतलब उसमें मैनर्स कम है, उतना अच्छा इंसान नहीं है शायद वो, या इस तरीके की नेगेटिव बात में चली जाती है वो कि अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो तो आपकी एक नेगेटिव ट्रेट हो जाती है ये। तो वो बुरा तो दिखना नहीं चाहेगा, अच्छा दिखना चाहेगा। तो इसी को कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी, यानी कि लोग हमें पसंद करें, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर करते हैं जस्ट बिकॉज कि हम दूसरों की आंखों में अच्छे दिखे, उसे हम सोशल डिजायरेबिलिटी बायस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। Now, which of the following best describes the nature of creativity tests where there are no specified answers to questions or problems? कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा क्रिएटिविटी टेस्ट का टाइप है जिसमें कि कोई भी स्पेसिफिक आंसर्स क्वेश्चंस के लिए नहीं दिए रहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं तो आपको पता है कि इनमें से कुछ करेक्ट आंसर होगा। अगर मतलब इसका एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है, मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है एक ऐसा नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, अगर आपको इसका आंसर देना है तो इसका कोई एक एग्जैक्ट एक सही आंसर तो होगा नहीं। किसी के लिए कोई पर्पल कलर फेवरेट हो सकता है, किसी का रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, बहुत सारे कलर हैं दुनिया में, कोई भी कलर फेवरेट हो सकता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है क्वेश्चन का या प्रॉब्लम का। आप मतलब न्यूमरस तरीके से न्यूमरस आंसर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं और उसके लिए चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऐसा क्रिएटिविटी टेस्ट है जहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है कि कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, जहाँ पर इंसान अपनी खुद की इमेजिनेशन को फ्रीली यूज़ करता है और एक्सप्रेस करता है अपने ओरिजिनल वेज, ओरिजिनल आइडियाज़। किसी भी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे तरीके के आइडियाज़ अलग अलग लोग कर सकते हैं, उसका कोई एक सही आइडिया नहीं है। तो इसे हम किस तरीके का कहते हैं, इसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट में डालेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है कि आप किसी एक चीज़ के बारे में आप बहुत सारे तरीके से सोच सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिटलेस जहाँ पर आपके आंसर्स हो सकते हैं उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे आके मिल जाना, यानी कि सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एनालिटिकल में अगर हम बात करें तो इसमें कोई ओपन क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही होती है, जिसमें इसमें बेसिकली हम कोई भी डेटा है उसे एक स्ट्रक्चर तरीके से मतलब एक एनालाइज कर रहे हैं उसे, तो इसमें कोई भी एक करेक्ट आंसर या क्रिएटिविटी की कोई भी इसमें बात नहीं होती है। और वहीं पे भी स्ट्रक्चर्ड भी एक ऐसा तरीके का टेस्ट होता है जहाँ पर कोई भी क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा साइकोडायनेमिक थ्योरीज का मेजर क्रिटिसिज्म नहीं है। ये नोट पे आपको ध्यान देना है, अगर आपने नोट नहीं पढ़ा तो आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इनमें से हमें बताना है कि साइकोडायनेमिक थ्योरी का मेजर क्रिटिसिज्म कौन सा नहीं है। अब सबसे पहले बताना है आपको कि साइकोडायनेमिक थ्योरी किसने दी थी। साइकोडायनेमिक थ्योरी किसने दी थी ये बात आपको पहले बतानी है, कमेंट में बताना कि साइकोडायनेमिक थ्योरी किसने दी थी। अब साइकोडायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके क्या मेजर क्रिटिसिज्म थे। पहला कि ये बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ पे रिलाई करता है। दूसरा ये है कि मतलब साइकोडायनेमिक थ्योरी बेसिकली किसी के भी अनकॉन्शियस, हम कॉन्फ्लिक्ट्स या डिज़ायर्स की बात कर रहे होते हैं इस थ्योरी में। तो भाई सबकी अलग अलग अनकॉन्शियस मतलब सबके डिज़ायर्स या हर किसी का जो बचपन से चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस थ्योरी में, वो सब अलग अलग होते हैं। तो हम किसी एक के ऊपर की गई स्टडी के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स को हम सब पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसीलिए ये जनरलाइजेबल नहीं होती है और इसके रिजल्ट्स को हम हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक क्रिटिसिज्म है। और ये भी बात है कि बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जैसे अनकॉन्शियस आईडी ईगो। अब किसी के अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, किसी की क्या डिज़ायर्स हैं, हम किसी भी तरीके से साइंटिफिकली उसे पता नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो इंसान खुद हमें वो चीज़ बताए। तो जब तक वो नहीं बताएगा तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि साइको डायनामिक थ्योरी के अगेंस्ट लोगों ने बोली। अब हमें ऑप्शंस को देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है। तो पहला कह रहा है कि दे आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड लैक अ रिगरस साइंटिफिक बेसिस। तो ये तो बिल्कुल है, ये तो है क्रिटिसिज्म। सेकेंड इज दे यूज स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स एज सैम्पल्स फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशंस। अब ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ ही इंडिविजुअल्स होते हैं, इनका जो सैम्पल होता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो स्मॉल होता है और फिर उसी से निकलने वाले रिजल्ट को वो सबके ऊपर कह देते हैं कि अप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड होते हैं और ईजिली सबमिटेड होते हैं साइंटिफिक टेस्टिंग से। मतलब साइंटिफिक टेस्टिंग से हम इनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनकॉन्शियस आईडी को ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान की अपनी पर्सनल सब्जेक्टिव होती हैं। ये हम किसी भी तरीके से टेस्ट करके साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके नहीं पता लगा सकते हैं। तो ये जो है वो गलत आंसर होगा। दे फेस क्रिटिसिज्म फॉर यूजिंग नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स। वही बात हो गई सेकंड वाले ऑप्शन की कि जो इनका सैम्पल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि कुछ लोगों के ऊपर किए हुए टेस्ट को हम सब पे अप्लाई कर देंगे उनके रिजल्ट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये क्रिटिसिज्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन फॉर्म में। असर्शन है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आर वाइडली यूज्ड फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। ये तो बात सही लग रही है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं जब भी क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ होते हैं, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग हर जगह पे। अब जैसे अगर आप ऑफिस में काम करेंगे, आगे जाके आप इंटरव्यू देंगे कहीं भी, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा जो कि आपके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होगा। कहीं भी आप पर्सनल सिलेक्शन या कहीं भी आप इस तरीके से आर्मी में, डिफेंस में कहीं भी आप जाते हैं सिलेक्शन के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ होगा तो होगा। तो ए तो ट्रू है। बी का बी इन द सेंस सॉरी रीज़न। आर का क्या है स्टेटमेंट? ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के ऊपर जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो उसके रिजल्ट को हम अगर सब पे अप्लाई कर पा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि रिजल्ट जो है दैट कैन बी अप्लाइड ऑन मल्टीपल पीपल और ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द जो भी लोग हैं उनके ऊपर, हम पॉपुलेशन है उनके ऊपर हम इसके रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बेसिकली जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो ये सही है कि हम उसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, मतलब लोगों पे अप्लाई करते हैं। रिलायबल मेजर होता है किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। तो इसमें असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं और इनका आपस में रिलेशन ये है कि क्योंकि इन्हें अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है बिकॉज ऐसे टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज किए जा सकते हैं। ये एक रिलायबल मेजर होते हैं, मतलब इन पे हम भरोसा कर सकते हैं, इन्हें सही मान सकते हैं। तो इनके जो आउटकम्स होते हैं वो हम मेजर कर सकते हैं आराम से, अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है कि उन्हें हम साइंटिफिकली मेजर नहीं कर पाते। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब यही है कि जहाँ पे हम साइंटिफिकली मेजर कर पा रहे हैं रिजल्ट्स को। जैसे वो था अभी हमने साइकोडायनामिक थ्योरी की बात की तो उसमें वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो सब्जेक्टिव था बिकॉज हम उसमें नहीं पता लगा सकते थे उनके जो भी ट्रेट है उनके बारे में। बट इसमें हम पता लगा लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। तो इसीलिए इन्हें हम अलग अलग फील्ड्स में यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर रिलायबल। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Understood? Next question says a study finds that individuals who are regularly exposed to high stress levels have a higher incidence of infection. कहते हैं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस होता है, लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, वो उन लोग को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन मतलब किस चीज़ का इन्फेक्शन? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इन्फेक्शन तो नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा फिजिकल डिसऑर्डर्स का। कोई भी ऐसी बीमारी, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, फीवर होता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो कहते हैं ना कि ज़्यादा तुम टेंशन मत लो, ज़्यादा परेशान मत हो, बीमार पड़ जाओगे, है ना? तो क्यों ऐसा कहते हैं? ये ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए इज इनहैंस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। अगर एंटीबॉडीज और ज़्यादा होंगी तब तो और अच्छी बात है। इंक्रीज वाइट सेल काउंट, नहीं। इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू स्ट्रेस, हाँ, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और इस वजह से हमारी बॉडी किसी भी आने वाली बीमारी से, उनसे जो उनके बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं
उनसे लड़ नहीं पाती है और इसलिए हम जल्दी जल्दी कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन हमें हो जाता है, हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हैम्पर हो जाता है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ पर्सन डिसलाइक्स अ टाइप ऑफ फूड, एक इंसान है उसे एक तरीके का खाना नहीं पसंद है। एक्सप्रेसेस नेगेटिव ओपिनियन अबाउट इट, उस खाने के बारे में वो नेगेटिव ओपिनियन रखता है। एंड अवॉइड्स इट, और उसे खाना पसंद भी नहीं करता। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स आर इलस्ट्रेटेड इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम एबीसी मॉडल के कौन से एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। एबीसी मॉडल क्या था? इफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव मॉडल। एबीसी मॉडल का फुल फॉर्म है इफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। यहाँ पर बेसिकली कौन कौन से आ रहे हैं? इफेक्टिव का मतलब क्या है कि हम क्या फील करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर वहाँ उसकी फीलिंग क्या है कि वो डिसलाइक करता है उस खाने को, उसे पसंद नहीं है वो खाना, तो ये उसकी इफेक्टिव कंपोनेंट हो गया। देन नेगेटिव ओपिनियन उसके बारे में रखता है अपने माइंड में, तो ये कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया कि उसका ओपिनियन अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है उस चीज़ के बारे में। एंड देन अवॉइड्स इट, क्या मतलब उसको खाना पसंद नहीं करता, तो ये उसके बिहेवियर में नज़र आता है, तो ये बिहेवियरल कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पर एबीसी मॉडल के तीनों ही कंपोनेंट्स फॉलो हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, तीनों ही मॉडल्स कंपोनेंट्स फॉलो हो रहे हैं। देखो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? एबीसी मॉडल में बी का मतलब क्या होता है, एबीसी मॉडल में सी का मतलब क्या होता है, या तीनों ही पूछ सकता है। इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो एबीसी मॉडल के फुल फॉर्म को करेक्टली बताते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी बन सकते हैं। तो एबीसी मॉडल के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच मेथड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूअर्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स फॉर यंग चिल्ड्रन। हमें बच्चों को किस तरीके का मैसेज, मतलब किस तरीके से हम उनको ये मैसेज दें कि जो ORS है वो आपके लिए अच्छा है, वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। लोगों को मतलब लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ट हो इसकी तरफ कि ORS हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो मास मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट्स, पैम्पलेट्स एंड ब्रोशर्स, कम्युनिटी सोशल वर्कर्स एंड डॉक्टर्स टॉकिंग टू पीपल डायरेक्टली, रेडियो अनाउंसमेंट्स। तो मुझे लगता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कम्युनिटी सोशल वर्कर्स एंड डॉक्टर्स टॉकिंग टू पीपल डायरेक्टली। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन बाय ट्रस्टेड फिगर्स, जो मतलब जिनको लोग ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, सोशल वर्कर हो गए, अगर उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स में। यानी कि जब भी किसी के हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर कोई करना है, स्पेशली जहाँ पर रूरल और लेस एजुकेटेड पॉपुलेशन हो, तो वो लोग मास मीडिया, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, रेडियो अनाउंसमेंट, इन सब पे उतना भरोसा नहीं करेंगे। अगर उनके लिए क्या है, डॉक्टर ही भगवान है। अब उनको अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ये दिक्कत है या ये दिक्कत नहीं है, तो वो उसको एकदम पत्थर की लकीर मानते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि जो भी इस तरीके का फेस टू फेस अगर आपका कोई कम्युनिकेशन होता है, तो वो लोगों में हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स को मतलब कंडीशन करने में एक तरीके से मददगार होता है। ठीक है, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होगा? डॉक्टर्स टॉकिंग टू पीपल डायरेक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अ पीसफुल ऑडियंस एट अ स्पोर्ट्स इवेंट सडनली टर्न्स इनटू अ फ्रेंजीड मॉब। एक बहुत अच्छे से ऑडियंस बैठ के मैच देख रही थी, अचानक से क्या होता है वहाँ पे बहुत अफरा तफरी मच जाती है और वो बिल्कुल अजीब सा एकदम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं, सब अफरा तफरी मच जाती है। फॉलोइंग अ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन बाय द रेफरी, रेफरी ने कोई गलत डिसीजन दे दिया, विराट कोहली आउट नहीं था, रेफरी ने कह दिया कि आउट है, अब बवाल मच के सारे फैंस गुस्सा आ गए। ठीक है, तो विच फैक्टर्स आर लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों ऐसा हो गया? पहले तो शांत शांत बैठे थे, अब अचानक से सब गुस्सा हो गए, क्यों हो गया भाई? रेफरी के डिसीजन पे इतना क्या उन लोग को प्रॉब्लम हो गई? पहला इज द ऑडियंसेस इनिशियल पैसिव नेचर, क्या उनका पहले का पैसिव नेचर रिस्पॉन्सिबल था? द प्रेजेंस ऑफ क्लियर एंड एनफोर्स्ड रूल्स, इसकी वजह से वो गुस्सा हो गए। द पोलराइजेशन ऑफ अटेंशन एंड शेयर्ड इमोशंस अमंग द ऑडियंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कि उनका इमोशनली चार्ज हो गए वो। मैंने आपको बताया था कि सोशल इन्फ्लुएंसेस वाले चैप्टर में ही, अभी लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें ही हमने पढ़ा था कि कैसे कोई क्राउड मॉब में चेंज हो जाता है जब उसमें उनके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके इमोशंस हर्ट हो गए क्योंकि विराट कोहली को आउट दे दिया जबकि वो आउट नहीं था। तो अब क्या हो गया यहाँ पर? अब वो गुस्सा हो गए, तो अब अफरा तफरी मच गई। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। पढ़ भी लो, देखो, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्राउड बिहेवियर, जब पीपल इन अ क्राउड फोकस अटेंशन टू ऑन द सेम इशू, एक ही इशू पे सबका अटेंशन गया और उन्होंने इंटेंस इमोशन आपस में शेयर किया, मतलब एक ही जैसा इमोशन सबको फील हुआ, गुस्सा लगी, फ्रस्ट्रेशन लगी, इट कैन क्विकली टर्न इनटू अ मॉब मेंटालिटी। तुरंत ही वहाँ पर वो अफरा तफरी, भीड़ मच गई, अफरा तफरी हो गई। अंडरस्टूड? Next question says, according to Sheldon's typology, which of the following combinations correctly matches the body build with the associated temperament? तो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है।
पर्सनालिटी की थ्योरीज में हमने 2 तरीके की थ्योरीज पढ़ी थी, क्या क्या 2 अप्रोचेस पढ़ी थी जिनमें थ्योरीज डिवाइडेड थी। पहला था टाइप अप्रोचेस, दूसरा था ट्रेट अप्रोचेस। तो ये टाइप अप्रोचेस के अंदर ये एक थ्योरी आती है शेल्डन्स टाइपोलॉजी, या जिसे शेल्डन्स सोमैटोटाइप्स पढ़ा था हमने, जिसमें कि बॉडी टाइप या टेम्परामेंट के हिसाब से उन्होंने लोगों की पर्सनालिटीज़ को डिफाइन किया था। 3 तरीके में किया था, एंडोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स। क्या? एंडोमॉर्फ्स, मीजोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स। और इनकी क्या क्या बॉडी टाइप्स, मतलब किस तरीके से बॉडी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे इन्होंने डिवाइड किया था, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा करेक्टली मैच करता है? अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं एंडोमॉर्फ्स, तो एंडोमॉर्फ्स का यहाँ पर बोला है इन्होंने थिन लॉन्ग फ्रेजाइल ब्रेनी आर्टिस्टिक इंट्रोवर्ट। क्या ऐसा होता है? इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन हो गया, सॉरी गलत ऑप्शन हो गया, बिकॉज एंडोमॉर्फ्स का हमने पढ़ा है कि एंडोमॉर्फ्स बहुत ही सोशेबल होते हैं, लोगों से मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। बी ऑप्शन जो कह रहा है वो है मीजोमॉर्फ्स, स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, रेक्टेंगुलर, एनर्जेटिक, करेजियस। मीजोमॉर्फ्स कैसे होते हैं? मस्कुलर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं। ये तीनों ही टर्म्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। वहीं पर एक्टोमॉर्फ्स की अगर हम बात करते हैं, फैट, सॉफ्ट, राउंड, रिलैक्स, सोशिएबल, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है एक्टोमॉर्फ्स। ये एंडोमॉर्फ्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्टोमॉर्फ्स कैसे होते हैं? थिन, फ्रेजाइल, लॉन्ग, ब्रेनी, आर्टिस्टिक, इंट्रोवर्ट। ये सारे जो होते हैं इंटेलेक्चुअल होते हैं। ब्रेनी मतलब इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं वो आपस में एक्सचेंज किए हुए हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्टोमॉर्फ्स की हैं और ये एंडोमॉर्फ्स की हैं। एक और ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर, रेक्टेंगुलर, एनर्जेटिक, करेजियस, मतलब कि मीजोमॉर्फ्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एंडोमॉर्फ में दी हुई हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मीजोमॉर्फ्स। ये करेक्ट मैच किया हुआ है इन्होंने। अंडरस्टूड? तो विलियम शेल्डन की इस थ्योरी का यहाँ से रिवीजन हो गया आपका। 3 तरीके की पर्सनालिटी बताई, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। ठीक है, और तीनों की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि एक कंपनी है जो कि एक नई कमेटी बना रही है, एक मेजर इवेंट होने वाला है उनकी कंपनी में और उसके बारे में प्लानिंग करनी है उन्हें, और इसके लिए वो कंपनी क्या कर रही है? एक नई कमेटी बना रही है। नाउ सब लोग मिलजुल कर अच्छे से काम करें, अच्छे से उनका इवेंट कंडक्ट हो जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? वो चाहते हैं कि कमेटी जो है वो एक प्राइमरी ग्रुप की तरह फंक्शन करे। ठीक है, एक अच्छे से वो मिलजुल के आपस में एक इवेंट को कंडक्ट करें। अब इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि उनके इस गोल को अच्छे से सपोर्ट करेगी? पहला, असाइनिंग क्लियर रोल्स एंड टास्क्स टू ईच मेंबर। हर मेंबर को अगर वो सही तरीके से टास्क बता दें तो क्या उनका जो इवेंट है वो प्राइमरी ग्रुप की तरीके मतलब काम करके उनका इवेंट अच्छे से हो जाएगा। Option B is encouraging frequent informal interactions among members. Third is setting strict rules and guidelines for all meetings and limiting communication to official emails and reports. इनमें से क्या सही है? प्राइमरी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज पर्सनल इनफॉर्मल इंटरेक्शन। मतलब इसका कहना होता है प्राइमरी ग्रुप जो बात है, प्राइमरी ग्रुप की क्या क्वालिटीज़ हैं कि लोगों के बीच में पर्सनल और इनफॉर्मल इंटरेक्शंस होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे कि फैमिलीज़ में या क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप में होता है। तो अगर उनको प्राइमरी ग्रुप का अगर यहाँ पर टर्म दे दिया है कि तो प्राइमरी ग्रुप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? इनकरेजिंग फ्रीक्वेंट इनफॉर्मल इंटरेक्शंस अमंग मेंबर्स। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में हमने पढ़े थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप्स में छोटे ग्रुप्स होते हैं ये, और इनमें लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेकेंडरी ग्रुप्स वहीं पे क्या होते हैं? वो बड़े होते हैं और वो फॉर्मल होते हैं। वहाँ पे इनफॉर्मल टर्म का कोई भी मीनिंग नहीं होगा, वो फॉर्मल होते हैं जैसे ऑफिशियल ग्रुप्स। तो अगर उनको ये चाहिए कि प्राइमरी ग्रुप की तरीके लोग मिलजुल के आपस में काम करें तो उन्हें वहाँ पर फ्रीक्वेंट इनफॉर्मल इंटरेक्शंस कराने पड़ेंगे लोगों के बीच में। अंडरस्टूड? 13th क्वेश्चन सेज रवि कॉन्स्टेंटली बिलीव्स ही इज़ अ फेलियर। उसको लगता है कि वो फेलियर है क्योंकि ही वंस परफॉर्म पुअरली ऑन अ टेस्ट। एक टेस्ट हुआ स्कूल में जिसमें उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं गया और उसे अब लगता है कि वो एक फेलियर है। नाउ यहाँ पर क्या कॉग्निटिव प्रॉब्लम है जो कि उसके बिहेवियर में नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव मॉडल? कॉग्निटिव मॉडल के अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम है? कॉग्निटिव मॉडल के अकॉर्डिंग एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, वो बिल्कुल सही अपने बारे में जो सोच रहा है वो सोच रहा है। क्या कॉग्निटिव मॉडल ऐसा कहता है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? गलत ऑप्शन है। लॉजिकल रीजनिंग कर रहा है वो। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिक दे रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक दे रहा है और बिल्कुल सही कारण बता रहा है अपने बिहेवियर के पीछे कि फेलियर हूँ अब तो मैं। नहीं। रैशनल थिंकिंग मतलब बहुत अच्छे से सोच समझ के किसी काम को करना, बिल्कुल अच्छे से उसका मतलब एनालिसिस करके कर रहा है वो। नहीं।
तो यहाँ पर क्या है, एक ही नेगेटिव टर्म है, दैट इज़ ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी एक बार हमारा किसी तरीके का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि अब हर बार हमारा एक्सपीरियंस ऐसा ही होना होता है, तो हम ओवर जनरलाइज कर देते हैं किसी भी सिचुएशन को कि मतलब अब हर बार ऐसा ही होगा। जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है कि एक बार जो हमें रिजल्ट मिला वो हम सब पे लगा सकते हैं और सारी सिचुएशंस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमेशा हमेशा वैसा ही नहीं रहता, एक्सपीरियंसेस हमारे चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो ओवर जनरलाइज कर रहा है, यानी कि ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जहाँ पर पर्सन एक सिंगल नेगेटिव इवेंट को एज अ नेवर एंडिंग पैटर्न ऑफ डिफीट ले लेता है कि अब मेरे साथ ऐसा हुआ, नेगेटिव कोई भी एक्सपीरियंस हुआ उसका, और अब मेरे साथ ऐसा हुआ तो अब मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो वो यहाँ पर अपने फेलियर को ओवर जनरलाइज कर रहा है। अंडरस्टूड? Next question is, which of the following statements best describes how societal norms influence the perception of abnormal behavior? हमने abnormal behavior के बारे में पढ़ा है कि कैसे पहले की सोसाइटी में लोग किस तरीके से abnormal behavior को देखते थे, सोसाइटी का क्या नॉर्म्स थे, क्या सोचा जाता था कि किस तरीके के नॉर्म्स होंगे। मतलब बहुत सारी थ्योरीज अपनी अपनी लोगों ने दी, बहुत सारे कारण बताए, और फिर जाके ये आया कि हाँ ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि अगर हैं तो abnormal behavior है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसी क्या नॉर्म्स हैं जो कि हमारे abnormal behavior के परसेप्शन को अफेक्ट कर सकती हैं। स्टेटमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले कि सोसाइटल नॉर्म्स आर यूनिवर्सली कंसिस्टेंट एंड डू नॉट चेंज ओवर टाइम। क्या एक बार सोसाइटी में जो नॉर्म सेट हो गए वो कभी नहीं बदलते? नहीं, ये तो गलत है, बदल सकते हैं। बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इमोशंस दैट अलाइन विद सोसाइटल नॉर्म्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड अबनॉर्मल। मतलब अगर हम सोसाइटी जो सही मान रही है, सोसाइटी के जो रूल्स हैं, अगर हम वही काम कर रहे हैं तो हम गलत माने जाएंगे? नहीं, तब तो हमारी बहुत तारीफ होगी। तो ये तो बिल्कुल ओवर नॉर्मल हो गया ना। उनको तो यही चाहिए कि सोसाइटी में चाहे अच्छा बुरा गलत सही चाहे जैसा भी नॉर्म हो, हम उसके अकॉर्डिंग अगर बिहेव कर रहे हैं तो हम नॉर्मल हैं, तो ये भी गलत है। सोसाइटल नॉर्म्स आर डिराइव फ्रॉम सोसाइटीज़ कल्चर। जो नॉर्म्स हैं वो सोसाइटी के कल्चर से डिराइव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और उसमें उनकी हिस्ट्री, वैल्यू, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, और ये नॉर्म्स ओवर टाइम चेंज भी हो सकते हैं। तो ये दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एग्रेसिव बिहेवियर इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज नॉर्मल बिहेवियर। हर समय गुस्सा कर रहे हो हर समय, तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसमें तो अगर आप ऐसे देखते कि हम पहले सारे गलत को कर लेते हैं तो अपने आप ही आपको पता चल जाता है कि सी ही बच रहा है और वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो सारे 1 मार्क क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें सारे 2 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। तो एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है वो डिटेल क्वेश्चंस जो है स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक टीचर जो है वो नोटिस करता है कि नीरज, जो कि उसकी क्लास 5 में स्टूडेंट है, वो न्यू लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से ईजिली लर्न कर लेता है, उसको नए सब्जेक्ट्स भी बहुत पसंद हैं, और वो बहुत सेंसिटिव है। क्लासेस में अगर कोई क्लासरूम में अगर कोई चेंज होता है तो उनसे बहुत सेंसिटिव है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन सारे चेंजेस से। ना अब उसकी हमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे, नीरज की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे हमें कमेंट करना है, हमें बताना है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है या क्या बात है, क्या उसकी यहाँ पर पर्सनालिटी से हमें पता चल पा रहा है। हमने इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस पढ़ा था, क्या होती है, मतलब कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि नीरज जो है उसके अंदर हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और गिफ्टेडनेस की क्वालिटीज़ देखने को मिल रही हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब हमें ये पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, लैंग्वेज स्किल्स उसकी बड़ी अच्छी हैं। मतलब पहला पॉइंट क्या उन्होंने दिया है कि वो नई लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से याद कर लेता है, तो इसका मतलब उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स अच्छी हैं, यानी कि वो न्यू लैंग्वेजेस को बहुत ईजिली लर्न कर पा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, नए सब्जेक्ट्स को पसंद करता है, इसका मतलब वो क्यूरियस है, मतलब लर्न करना मतलब सीखना उसे पसंद है, नई नई चीज़ें सीखते रहना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना, क्यूरियस है वो। तो ये नेचुरल इंटरेस्ट है उसका न्यू सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में, जो कि गिफ्टेड लर्नर्स में एक क्वालिटी पाई जाती है। थर्ड इज़ इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी कुछ चेंज आया उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो बहुत अवेयर है, और क्लासरूम में कोई भी छोटा सा चेंज आएगा तो उस पर उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इससे पता चलता है कि वो इमोशनली सेंसिटिव है, जो कि हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन में हमें ये क्वालिटी देखने को मिलती है। और क्या है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो क्विक अडेप्टेशन एंड इंटरेस्ट इन वैरिड सब्जेक्ट, मतलब कोई भी नया सब्जेक्ट से बहुत जल्दी उसको सीख लेना, उससे अडेप्ट कर लेना और उसमें इंटरेस्ट आना, ये दिखाता है कि वो कितना क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल है उसकी थिंकिंग।
अंडरस्टूड। तो ये हमने 4 पॉइंट्स दे दिए। अब ये 4 पॉइंट्स में से कैसे मार्क्स हमारा डिवाइड होगा, हाफ हाफ मार्क्स एक एक पॉइंट का हो जाएगा, तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पॉइंटर्स में अगर हम अपना आंसर लिखते हैं तो हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से करके सही आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना है कि क्या उसकी इंटेलेक्चुअल मतलब क्या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ उसकी हाई हैं और गिफ्टेडनेस की हमें कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर देखने को मिल रही हैं। वो क्वालिटीज़ क्या हैं, वो चारों क्वालिटीज़ हमने गिना दी। अब इसके अलावा इतना तो यहाँ तक अगर आपने लिखा है तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड। लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ और भी पॉइंट्स अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जैसे वो एनरिचमेंट प्रोग्राम से या एक्सेलरेटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर उसको मिलती हैं तो उसको बहुत फ़ायदा हो सकता है। टीचर्स को उसे स्टिमुलेटिंग और डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस देने चाहिए ताकि उसका पोटेंशियल और इंक्रीज़ हो। इमोशनल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट्स को वो जल्दी मतलब दे फील बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड अगर उनको मतलब इतना चैलेंज नहीं मिले या उनको जो जितना उनके अंदर पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए उन्हें मौका या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो ये सारे कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल आपका कमेंट पूछ रहा है ना, तो ये कुछ आपके अपने पर्सनल कुछ आप अपने कमेंट्स बता सकते हो सजेशंस के रूप में कि क्या उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के हिसाब से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताना है यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग वर्सेस एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। क्या हमें बताना है कि हेल्थ और वेलबींग के बारे में, मतलब हेल्थ और वेलबींग के कॉन्टेक्स्ट में हमारा क्या कैसे हम डिफरेंस को बता सकते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम में हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा क्या किसी एक पर्सन की तरफ हमारा एटीट्यूड कैसा है अगर वो सिंपल एटीट्यूड सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बताएं तो, और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बताएं तो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करने डिफरेंसेस आप टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, इट विल बी द बेस्ट। पैराग्राफ अगर कहीं भी डिफरेंस की बात आ रही है, कहीं भी ऐसा आपको करना है कि दो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको डिफरेंसेस या जिनको रिलेट करवाना है आपस में कुछ भी, टेबल फॉर्मेट इज़ द बेस्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन। पैराग्राफ में डिफरेंसेस लिखोगे बिल्कुल बेकार है, ये तो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सबको पता है। ठीक है, तो टेबल फॉर्म में हमें क्या करना है, डिफरेंसेस लिखने हैं। सबसे पहला, सिंपल एटीट्यूड सिस्टम में क्या होता है, एक और दो ही कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अफेक्ट और बिहेवियर होता है, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ फील करते हैं एंड देन हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ से वैसा बन जाता है, तो हम उसी अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आते हैं। क्या ABC, क्या ABC कंपोनेंट्स, इफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। ठीक है, कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं तो सिंपल एटीट्यूड सिस्टम यूजुअली कंसिस्टेंट होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम में इनकंसिस्टेंसीज आ सकती हैं, मतलब थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, हम फील कुछ कर रहे हैं, हम बिहेव किसी तरीके से कर रहे हैं। देखो, जहाँ पर भी दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व हो जाएं, ये बहुत सिंपल तरीके से समझो, जहाँ पर भी दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व हो जाएं वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। आपका दिल कुछ और कह रहा होता है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा होता है। मान लो कोई आपका दोस्त है, बहुत बुरी लड़ाई हो गई, अब आपका दिल क्या कह रहा है कि यार आप उसे मिस कर रहे हो, आपने गैलरी में फ़ोटो देखी, आपको याद आ गई, अब आपका दिल कह रहा है कि यार मुझे उसको मैसेज कर देना चाहिए, इतना भी क्या है, कोई बात नहीं। फिर आपके दिमाग में आपको याद आता है कि उसने किस तरीके से आपके बारे में क्या क्या पीठ पीछे बातें की, आपके बारे में क्या क्या बोला, ठीक है, आपका भरोसा तोड़ दिया, एंड ऑल। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई, क्योंकि दिल हमारा कुछ और कह रहा है और दिमाग हमारा कुछ और कह रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्शन क्या ही होगा, है ना। तो यहाँ पर 3 कॉम्पोनेंट्स हुए, दिल और दिमाग दोनों हुए। और सिंपल एटीट्यूड सिस्टम में आप क्या देख रहे हो, सिर्फ दिल से हम सोच रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि इफेक्टिव जो भी हम फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं काम, ठीक है। बट वही कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम में दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसीज हो सकती हैं। कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो हम कम ही सोचते वोचते हैं, दिमाग कम ही लगाते हैं अपना, अगर हमारा एटीट्यूड सिंपल है। बट अगर कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम है तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या, दिमाग ज़्यादा लगा दो, जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाओगे कॉम्प्लेक्स अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो रिजिड और रिएक्टिव होते हैं, मतलब सिंपल एटीट्यूड है हमारा किसी चीज़ की तरफ, वो रिजिड होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब एक्सपीरियंस हमारा कुछ हुआ तो चेंज हो गया, नॉलेज हमारी बदली तो चेंज हो गया। अब मेरे दिमाग में कोई डाल दे कि नहीं नहीं, तुमने जो सोचा था वो गलत है, तुम जैसा सोच रहे हो गलत है, उसने तुम्हारे भले के लिए ऐसा कहा था उनके सामने। अब तुम्हारे दिमाग में नई नॉलेज आ गई तो तुम्हारा एटीट्यूड उस दोस्त की तरफ बदल गया, अब तुम्हारा दिल और दिमाग क्या हो गए, अलाइन हो गए एक ही तरीके से, और आप उस तरीके से एक्शन करने लगे, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम में, कि कुछ नया नॉलेज, कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नया हमने फील कर लिया किसी चीज़ के बारे में, तो हमारा जो
प्रॉब्लम है उसका मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें हम अच्छे तरीके से अपना बिहेवियर डिसाइड कर लेते हैं। अब इसको अगर हमें एग्जांपल हेल्थ और वेलबींग के कॉन्टेक्स्ट में देना है तो हम कैसे करेंगे? हेल्थ और वेलबींग के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो एटीट्यूड होता है वो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड होता है। क्यों? वहाँ पे हम अच्छे से सोच वोच के कोई काम करते हो। आप सोचो कि आपको हेल्थ आपको आप बीमार हो और आप बिना सोचे समझे कोई भी दवा खा लोगे? नहीं ना, आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, सोचो समझोगे। क्योंकि देखो, एक पर्सन है जो बिलीव करता है कि एक्सरसाइज एक गुड हैबिट है, तो ये उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट हुआ। अब वहाँ पर वो मोटिवेटेड फील करेगा, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए उसके अंदर मोटिवेशन आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? आपका इफेक्टिव कंपोनेंट हो गया। और लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ये उसका बिहेवियर कंपोनेंट हो गया। तो तीनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो हेल्थ में, जहाँ पर हेल्थ और वेलबींग की बात आती है, तीनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सोच समझ के काम होता है। बट अगर हम वहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ बात कर रहे हैं तो ये जो है सिंपल एटीट्यूड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बट जनरली ये जो है वो सिंपल एटीट्यूड में आता है कि हम उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटरेक्शन हमारा हुआ, कोई भी इंटरेक्शन हुआ, उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसका इंप्रेशन हमारे ऊपर कैसा पड़ा, उससे हमारा एटीट्यूड बन जाता है। तो ये सिंपल है कि आपको किसी से मिलकर अच्छा लगा तो आपको वो इंसान अच्छा लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। रिश्तों में या लोगों से बातचीत करने में, दोस्ती में, फ्रेंडशिप में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि लोगों की तरफ जो भी हमारा एटीट्यूड है वो सिंपल एटीट्यूड सिस्टम हो जाता है। अब 16th क्वेश्चन का ही बी पार्ट है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो पिछला वाला पार्ट कितने का था? 1 का। ये कितने का है? 1 का। अंडरस्टूड? तो इसका क्या है? एसेस एंड राइट द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड स्कूल एनवायरमेंट्स ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन। एसेस एंड राइट द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड स्कूल एनवायरमेंट्स ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आपको फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी के एटीट्यूड सिस्टम पे, ये बताना है। अब आपको पता है कि कोई बच्चा पैदा होता है बचपन से तो घर में ही तो रह रहा है फैमिली के बीच, फिर उसके बाद क्या होता है, 2.5 साल का होता है, स्कूल भेज दिया जाता है, तो मैक्सिमम टाइम उसका लाइफ का स्कूल में बीत रहा है। तो जिन लोगों से वो घिरा हुआ है, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, कैसी उसकी सराउंडिंग्स में है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके एटीट्यूड बनेगा। अब देखो कैसे होता है, फैमिली जो है वो सबसे पहला सोशलाइजिंग एजेंट होता है, यानी सबसे पहले लोग जिनसे वो बच्चा घुलता मिलता है, जिनसे बातचीत करता है, जिनके साथ रहता है। ठीक है, उसके लिए वो सोसाइटी, वही समाज है उस समय पे, वही फैमिली है। अब वो ऑब्जर्व करेगा कि फैमिली में किस तरीके से काम हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसकी भी वैल्यूज़, बिलीव्स, ये सब बिल्ड होंगे। ठीक है। और स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाने लगता है और स्कूल में उसे नई चीज़ें सीखने के लिए भेजा जाता है, स्पेशली गुड चीज़ें, गुड हैबिट सीखने के लिए भेजा जाता है। स्पेशली क्या, यही सीखने के लिए भेजा ही जाता है। फालतू चीज़ें तो हम अलग से सीख लेते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। बट वहाँ पे जाके मैनर्स सीखना, और फिर जैसे स्कूल जाते हो तब तुम सीखते हो क्या, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मॉरल साइंस पढ़ते हैं ना, बचपन से मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है, क्यों? ताकि हमारे अच्छे से हम मैनरफुल इंसान बने, हमारे अंदर मॉरल्स अच्छे हों, बिलीव्स अच्छे हों हमारे, है ना, सारी चीज़ें। तो स्कूल में टीचर्स को हम देखते हैं, लोगों को देखते हैं, और जो भी हमारा करिकुलम होता है, यानी जो सिलेबस में चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, फिर वहाँ पे हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कैसे आपको एक यूनिफॉर्म में आना है, अच्छे से ड्रेस होके आना है, ऐसा तो नहीं कुछ भी पहन के चले गए, बिना बाल झाड़े चले गए। कैसे रहना है, बाल लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, साथ में मिलजुल के बैठना रहना सिखाया जाता है ना। रिलेशन कैसे बिल्ड करना है सोसाइटी में, दोस्ती कैसे करनी है लोगों से। पहले दिन स्कूल जाते हैं तो रोते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं, तो कैसे होता है ये सब, है ना। ये सारी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं। तो ऐसे आपको सिंपल बता देना है कि आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, लोगों को देख के, टीचर्स को देख के, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, करिकुलम के थ्रू आपका एटीट्यूड बनता है, आपके बिलीव्स बिल्ड होते हैं, है ना। फिर स्कूलों में हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की नॉलेज दी जाती है, उन सारी चीज़ों से हमारा एटीट्यूड बिल्ड होता है। अगर हमें बताया जाता है कि हमें गरीब लोगों को नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए, स्कूल में हमने आज पढ़ा, तो हमारे स्कूल में ये बताया गया, तो हम क्या होंगे, हमें हमदर्दी होगी लोगों से, गरीबों से, हम उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम किसी के काम को छोटा नहीं कहेंगे। तो हमारा एटीट्यूड पुअर लोगों की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड हुआ। तो इसी तरीके से स्कूल का भी अपना एक रोल है। और दूसरी बात ये कि रोल मॉडल्स भी हमें मिलते हैं, जैसे हम अपने हमें हमारा कोई फेवरेट टीचर है, वो क्या काम कर रहा है, इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके क्या मॉरल्स बिलीव्स हैं, तो ये भी हम उन्हें देख के भी ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी 2 तरीके बताओ जिससे हम ग्रुप में सोशल लोफिंग को कम कर सकते हैं। सोशल लोफिंग अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा टॉपिक है, बिल्कुल पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था सोशल लोफिंग के बारे में। सोशल लोफिंग का मतलब है कि जब बहुत सारे लोग किसी एक काम को मिलकर कर रहे हैं, अगर हम किसी काम को ग्रुप में कर रहे हैं तो हम उसमें अपनी जिम्मेदारी कम समझने लगते हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते पूरी, और फिर हम अपने एफर्ट्स कम करने लगते हैं। जैसे अगर घर में कोई मेहमान आया है और डोरबेल बजी है,
अब घर में अगर आप अकेले हैं तो आपको पता है कि आप ही को डोर खोलना है, तो आप अपने एफर्ट डालेंगे, आप उठेंगे, जाएंगे, खोलेंगे डोर, देखेंगे कौन आया है। बट अगर घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले है नहीं, अब आप राह देख रहे हैं कोई और खोलेगा, कोई और सोच रहा है कि अरे वो खोल देगा। तो जब हम ग्रुप में काम करना होता है हमें कोई, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम एफर्ट कम डालते हैं, हम नहीं उठना चाहेंगे, हम सोचेंगे कोई और खोल देगा। अंडरस्टूड। यही हो गया सोशल लोफिंग। तो अभी पूछ रहा है कि इस सिचुएशन को हम कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके बताओ। तो दो तरीके ये हैं कि पहली तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डिफाइन कर दो। जैसे मान लो घर में बहुत सारे काम हैं। अब वो ज़माना, पहले के ज़माने वाली बात मत करना, आपने अपनी मम्मियों को जनरली देखा होगा कि सारे काम वो ही कर रही हैं, बट आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो समझदार लड़के हैं, वो क्या करते हैं, घर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम सोशल लोफिंग को कम कर सकते हैं, अगर हम लोगों को ग्रुप में इक्वली बता दें कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। जैसे अगर आप कॉलेज में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला है, ग्रुप प्रोजेक्ट, तो अब वहाँ पे कोई अब काम कर रहा है, कोई बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, कोई बिल्कुल ही अपना कोई भी शेयर, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, सोशल लोफिंग हो रही है, वो नहीं डालना चाह रहा है एफर्ट्स। तो आप बता दो सबको कि देखो तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तो अपने हिस्से के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने लगेंगे। तो वो काम उन्हीं को करना है, ये उन्हें पता है, अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो वो काम वो करेंगे। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम सबको बता देंगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, ग्रुप कोहेशन को इंक्रीज़ करना। कोहेशन मतलब आपसी जो मेल भाव है, जो लोगों के बीच का जो बॉन्डिंग है, उसे स्ट्रॉन्ग करना। तो जब लोगों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो वो जनरली आपस में बातचीत करके भी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ आपस में बातचीत करके काम को मिलजुल के कर लेंगे। तो इसकी वजह से फिर ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और शेयर्ड गोल्स जो है वो इस्टेब्लिश होंगे ग्रुप में, और फिर वो काम अच्छी तरीके से करना चाहेंगे भाई। अगर उनका ग्रुप के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता है तो पूरे जो है ग्रुप के लिए अच्छा ही करना चाहेंगे, वो तो एफर्ट्स डालेंगे। अंडरस्टूड। तो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू हम ग्रुप को सोशल लोफिंग को कम कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब इसमें सोशल लोफिंग की डेफिनेशन भी लिख देना, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ये तो दो नंबर इस पर तो मिलेगा ही आपको 2 पॉइंट्स पे, बट अगर आप सोशल लोफिंग की डेफिनेशन पहले लिख देते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अंडरस्टूड। हाउ कैन असर्टिवनेस इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। कोई भी इंसान की जो असर्टिवनेस है वो कैसे उनके स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के तरीके में इन्फ्लुएंस कर सकती है। असर्टिवनेस का मतलब क्या हो सकता है, असर्टिव हम उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ही अच्छे से बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपने ओपिनियंस को, अपनी बातों को, अपने आइडियाज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लिसिटली क्लियर कट एक्सप्रेस करता हो, अपनी बातों को सही से रखता हो। ठीक है, असर्टिव हम उन्हें कहते हैं। जैसे अगर घर में कोई बात हो रही है, जैसे मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में जो चीज़ सही लग रही है, जो चीज़ गलत लग रही है, अब वो सोशली डिज़ायरेबल हो या नहीं, सामने वाले को अच्छा लगे या नहीं, बुरा लगे या नहीं, मैं जो है वो असर्टिव हूँ अपनी बातों को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, कि मुझे ऐसा लगता है तो लगता है। ठीक, ये असर्टिव नेचर होता है कि आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को डायरेक्ट एक अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल वे में उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि हाँ भाई मेरा ये, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। असर्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि झगड़ा कर रहे हो कि नहीं मैं जो कह रही हूँ वही सही है, नहीं, आप रिस्पेक्टफुली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये कैसे स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा, बताओ। सबसे पहला कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगी। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है लोगों के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगी, और कॉन्फ्लिक्ट कम होगी तो स्ट्रेस भी कम होगा लोगों को। क्यों? क्योंकि जो असर्टिव इंडिविजुअल्स हैं दे कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वो अपने आइडियाज़ को अच्छी तरीके से, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से बता सकते हैं रिस्पेक्टफुल वे में, और फिर इस तरीके से हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। सोशल स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा अगर रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी। ठीक। सेकेंड पॉइंट इज इमोशनल वेलबींग प्रमोट होगी, क्योंकि अगर हम असर्टिव हैं तो हम अपने डिसीजंस, अपने फीलिंग्स को अच्छे से समझेंगे, हमारी इमोशनल अवेयरनेस बढ़ेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, ताकि हम अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तभी तो हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो जब हम एक्सप्रेस करेंगे और बिना प्रॉब्लम्स क्रिएट करे अपनी फीलिंग्स अच्छे से बता पाएंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एंग्जाइटी भी हमारी कम होगी। ठीक है। इमोशनल वेलबींग बढ़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। क्यों प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगा, हम जब अच्छे से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे तो फिर हमारे आइडियाज़ का इस्तेमाल भी होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना। तो हमें अच्छे से आइडियाज़ आएंगे तो हम समझ पाएंगे अपनी सोच को, और फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कंस्ट्रक्टिवली रिसॉल्व कर पाएंगे, प्रिवेंटिंग स्ट्रेस फ्रॉम एस्केलेटिंग, स्ट्रेस को बढ़ने से बचा पाएंगे। तो ये क्या है, ये तरीके हैं जिससे
कि असर्टिवनेस मदद करता है रिस्पॉन्स में स्ट्रेस के। अब अगर आपके दिमाग में और कोई पॉइंट आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मतलब मैं जो ये आंसर्स बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप ये रट के चले जाएं। अगर इस टॉपिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो देखो ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब देखो जैसे असर्टिवनेस कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पत्थर की लकीर है साइकोलॉजी में कि ये देखो यही तरीके हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा पॉइंट और वैलिड पॉइंट तो बहुत सारे आ सकते हैं, अगर वो सही है अगर आपको लगता है तो आप लिख सकते हो। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही 3 पॉइंट्स लिखो, आप इनके अलावा भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट में बताइए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम आपने जो ये आंसर बताया उसमें मुझे लगता है कि यार ये चीज़ भी लिख सकते हैं, मैम मेरे दिमाग में तो ये आंसर आया इसका, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं भी उसके बारे में सोचूंगी, फिर मुझे भी कुछ अच्छा पता चलेगा कि हाँ यार इस आंसर में ये भी करा जा सकता था, ये भी लिखा जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इवैल्यूएट द रोल ऑफ कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स इन फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग अ कोहेसिव ग्रुप। अगर हम किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं और उसमें हमारा एक कॉमन मोटिव है, ग्रुप को हम तभी कहते हैं जब हमारा कॉमन मोटिव और गोल हो, मतलब एक कोई हमारा एम है, कोई लक्ष्य है जिसकी तरफ हम मिलजुल के काम करने वाले हैं ग्रुप में। तो ये जो बात है कि एक हमारा जो लक्ष्य है वो कैसे हमें मदद कर रहा है ग्रुप के लोगों के बीच में अच्छे रिश्ते बनाने में, ग्रुप के लोगों के बीच में कोहेशन बनाने में। विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ हमें ये बताना है। अच्छा देखो, साइकोलॉजी में आंसर्स लिखते समय अगर आप कोई भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, नहीं मतलब कहेंगे आप, अगर मेंशन कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल रियल लाइफ से रिलेटेड तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। अगर कोई केस स्टडी लिख सकते हो, कोई भी डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ गया है ना, उसमें आप केस स्टडी लिख सकते हैं। कोई थ्योरी आ गई उसमें आप उसका एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया हो। ठीक है, तो मतलब डिपेंड्स कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अब यहाँ पर तो मेंशन कर दिया है विद एन एग्जाम्पल, अगर नहीं भी है तो भी आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे ना तो आपको एक एज मिलेगी आंसर्स में। ठीक है, कॉमन मोटिव्स और गोल्स कैसे बढ़िया ग्रुप्स बना रहे हैं भाई, वो लोगों को एक पर्पस की तरफ, जब लोगों का सारे लोगों का एम एक ही तरफ है तो वो मिलजुल कर उस काम को करेंगे। जैसे कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे मान लो ये इंसान है, ठीक है, ए इंसान है, बी इंसान है और सी इंसान है। ए की जो है वो बी से भी दुश्मनी है और ए की जो है वो सी से भी दुश्मनी है। ठीक है, अब बी और सी जो हैं वो दोनों ही ए को पसंद नहीं करते, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों एक में मिल जाएंगे ताकि ये लोग ए के खिलाफ मिलजुल के काम कर सकें और ए को मिलजुल के परेशान कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो लोगों का एम एक ही हो गया, ए को परेशान करना, ए की खिलाफत करना, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इन लोगों के बीच में क्या हुआ, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, पास पास आ गए ये लोग, है ना। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आप देख सकते हैं, अब इस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही सिर्फ और सिर्फ एम है, एक ही लक्ष्य है, वो है बीजेपी को कमज़ोर करना, बीजेपी को हराना। ठीक है, तो सारी पार्टीज़ क्या हैं, कोएलिशन बना रही हैं, अलायंसेस बना रही हैं, एक साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ रही हैं क्योंकि उनका मेन एम है बीजेपी को हराना। तो सबकी बॉन्डिंग क्या हो गई, आपस में अच्छी हो गई। शायद 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हों, आने वाले समय भी दे सकते हैं भाई, पॉलिटिक्स तो बहुत ही अजीब है। बट फिर भी अब इस समय पे सब दोस्त हो रखे हैं, सबके बॉन्डिंग अच्छी हो रखी है बिकॉज उनको बीजेपी को ही हराना है। तो इसी को हम कहते हैं कि कॉमन मोटिव्स और गोल्स जो है वो क्वेश्चन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये लोगों के बीच में उनको एक शेयर्ड पर्पस दे देता है, एक पर्पस दे देता है जिसकी वजह से उनकी कमिटमेंट और कॉपरेशन बढ़ती है, आपस में मिलजुल के वो लोग उस पर्पस को अचीव करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, इसकी वजह से ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल सपोर्ट भी बिल्ड होता है, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। तो वही सारी बातें हैं कि जब एक ही पर्पस है तो सब उसी की तरफ काम कर रहे हैं, तो सबकी फीलिंग सेम है, सबके थॉट सेम है, सबका एम सेम है, तो सब मिल के मेहनत कर रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अगर उनको उनके पार्ट ऑफ वर्क में, उनके पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई मदद चाहिए तो इस वजह से बढ़िया हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मांगा हुआ है तो देखो एग्जाम्पल क्या है कि स्पोर्ट्स टीम में प्लेयर्स का क्या एम है कि उनको ये मैच जीतना है, ये चैम्पियनशिप जीतनी है, तो सब क्या करेंगे, उनका एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है जो कि उनको साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा केएल राहुल का जब बुरा वक्त चल रहा था तो विराट कोहली ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही किसी भी क्रिकेटर का जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो वो दूसरे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। हार्दिक पांड्या को सबने सपोर्ट किया जब उनका बुरा वक्त चल रहा था, तो इस तरीके से एक दूसरे के प्रति ऐसी भी भावना पॉजिटिव बिल्ड होती है और वो एक टीम के तौर पे काम करते हैं जिससे ग्रुप कोहेशन बढ़ जाता है। 2 मार्क के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ सेक्शन सी इज़ ऑफ 3 मार्क्स, इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 3 मार्क्स के हैं। अब देखो 3 मार्क्स में आपको
3 पॉइंट तो मिनिमम लिखना ही होगा, ये तो आपको पता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आधे आधे नंबर में पॉइंट्स डिवाइड हो सकते हैं, तो वो भी हम ऐड करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जो कि हाई स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से मतलब हैंडल कर लेते हैं। बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है उसे आराम से कामली हैंडल कर लेते हैं और हेल्दी रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेने का। हाउ वुड यू एवेलुएट एंड सपोर्ट देयर एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली? आप कैसे उनकी जो स्ट्रेस की को मैनेज करने की उनकी एबिलिटी, आप उसको कैसे देख पा रहे हो, कैसे एवेलुएट कर पा रहे हो, कैसे समझ पा रहे हो, ठीक है, अच्छी तरीके से कैसे सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर अगर हमें उनकी स्ट्रेस की जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको हमें इफेक्टिवली अगर हमें सपोर्ट करना है, एवेलुएट करना है, तो हम उसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स लेंगे। पहला क्या है, इवेलुएशन करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट का। कैसे इवेलुएशन करेंगे? हम पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएशन करने में, पता लगाने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वो कैसे किसी सिचुएशन में बिहेव कर रहे हैं। वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं हम ऑब्जर्व करेंगे उनके बिहेवियर को कि यार कैसे, जैसे धोनी है सब, उनको क्या कहते हैं, बहुत ही कामली किसी भी सिचुएशन में बहुत कितना भी स्ट्रेसफुल मैच हो वो बहुत कामली रहते हैं, तो उनके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर इंटरव्यू हम ले सकते हैं, हम उनकी जो भी वो किस तरीके से मैनेज करते हैं उनसे उनके ज़बानी खुद सुन सकते हैं कि आप कैसे किसी भी टेंशन में इतने काम रह लेते हैं, आप कैसे जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं, कैसे गिव अप नहीं करते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम स्ट्रेस असेसमेंट टूल्स कर सकते हैं यूज़, जो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स हैं, जैसे कि परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, कोपिंग इन्वेंट्री और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इस तरीके के जो भी स्ट्रेस रिलेटेड टेस्ट्स हैं बिल्ड हुए हैं, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं कि वो कैसे जो है वो स्ट्रेस से हैंडल करते हैं, कैसे उससे मैनेज करते हैं। एंड देन हेल्थ इंडिकेटर्स भी हम कुछ देख सकते हैं, जैसे कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स उनके, वो कितना स्लीप लेते हैं, उनके स्लीप पैटर्न्स कैसे हैं, एपेटाइट कैसी है, मूड स्टेबिलिटी कैसी है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेस में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये तो हो गई इवैल्यूएशन की बात। अब देखते हैं कि हम सपोर्ट कैसे करेंगे उनके इस बिहेवियर को। सपोर्ट करने में देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला है कि रीइंफोर्समेंट ऑफ क्रोपिंग स्ट्रैटेजीज़, हम उन्हें रीइंफोर्समेंट देंगे। जैसे कि अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम उन्हें कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, उन्हें प्रेज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रिवॉर्ड में दे सकते हैं। जो भी उनका तरीका है कि वो जिस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं, जैसे अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी बहुत अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अच्छी हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ यार, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यार ये तुम्हारा सही है, मतलब मेरी इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ये इस वजह से तुम अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हो, तो करते रहो, ये तुम्हारा तरीका अच्छा है। तो फिर वो क्या होगा, इनकरेज होंगे उस काम को और अच्छे से करने में। एनकरेज कॉन्टीन्यूड सेल्फ केयर, हम उन्हें कहेंगे कि आप अच्छे से अपनी सेल्फ केयर करिए। तो अगर कोई भी इंसान अपनी केयर अच्छे से करता है तो वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, जैसे एक्सरसाइज करना, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट खाना, माइंडफुलनेस करना। माइंडफुलनेस मतलब मेडिटेशन भी आता है इसमें। तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनसे हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन सोशल सपोर्ट प्रमोट करना, यानी कि मेंटेन करना एक सपोर्ट सिस्टम थ्रू फ्रेंड्स, फैमिली और सपोर्ट ग्रुप्स। अगर आपके सोशल सपोर्ट अच्छा है आपके पास तो भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। एंड बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स, मतलब आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, मतलब जो भी आपको लगता है कि आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं भी अच्छा, आपके बिहेवियर को, आपकी लाइफ को, है ना, लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने में मदद कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को आपको खुशी दे रहे हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए, आप उन पे काम कीजिए, ठीक है। तो आप उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम बिल्ड करने पे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इवन बेटर स्ट्रेस हैंडलिंग इन फ्यूचर चैलेंजेस, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम उस क्लाइंट को, क्लाइंट से मतलब क्या है कि कोई भी क्लाइंट, मतलब जैसे जो डॉक्टर पेशेंट होते हैं ना, जो डॉक्टर पेशेंट की जोड़ी होती है वही साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट की जोड़ी होती है। ये हमने पढ़ा भी है। क्लाइंट हम किसे कहते हैं, जिनकी भी मेंटल हेल्थ या जो भी हमारा जो भी पेशेंट है इन टर्म्स ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी, उसे हम क्लाइंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें उनकी प्रॉब्लम को पता लगाना होता है और फिर हम उन्हें कुछ तरीके बता सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स दवा देते हैं वैसे हम उन्हें सजेशंस देते हैं, हम उन्हें तरीके बताते हैं। तो वही है कि आप कैसे पहले इवैल्यूएट करेंगे आप एज ए साइकोलॉजिस्ट, या अगर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या अगर आप एक काउंसलर हैं तो आप कैसे उनकी प्रॉब्लम को, इसको मैनेज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो हम उन तरीक़ों से इवैल्यूएट करेंगे और सपोर्ट कैसे करेंगे, हम ये उन्हें कारण बताएंगे या ये बातें बताएंगे कि आप इससे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटनमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे
ये ट्रीटमेंट और परसेप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इन्फ्लुएंस करता है इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज़। हमने हिस्ट्री ऑफ जो भी साइकोलॉजी की जो भी कैसे ये एमर्जेंस हुआ इसका, उसकी हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा है कि कैसे एज ऑफ रीज़न एंड इनलाइटनमेंट आया था एक पीरियड बीच में, जिसमें कि लोग कैसे अबनॉर्मल बिहेवियर को देखते हैं, कैसे उनकी जो भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं, है ना, किस नज़रिए से लोग देखते हैं, क्या उनका पर्सपेक्टिव होता है उसकी तरफ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी अच्छे से एबनॉर्मल बिहेवियर चैप्टर में, मतलब टॉपिक के अंदर में। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें बताना है कि कैसे 17 to 18 सेंचुरीज़ में लोगों का सोच समझ क्या था बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो एज ऑफ रीज़न और एनलाइटनमेंट जो है वो 17 से 18 सेंचुरीज़ के बीच में आई थी, जिसमें नाम से आपको पता चल रहा है कि एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटनमेंट मतलब लोगों ने अच्छे से कारण पता करना शुरू किया कि एग्जैक्टली अच्छे से सोच समझ के लॉजिकल रीजंस पता करने शुरू किए कि क्या रीज़न है लोगों के ऐसे बिहेवियर की वजह से के पीछे, ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे। दिमाग से सोच समझ के अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करना स्टार्ट किया इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये एज में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए कि कैसे लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को परसीव करते और ट्रीट कर रहे थे। क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहला हुआ कि शिफ्ट टू साइंटिफिक थिंकिंग। हमने साइंटिफिक थिंकिंग स्टार्ट किया, यानी साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना, साइंटिफिक रीजंस खोजने स्टार्ट किए लोगों के एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे। इन्होंने एम्फेसाइज किया, जब इनलाइटनमेंट जो है वो इम्फेसाइज करता है रैशनैलिटी पे, ऑब्जर्वेशन पे और साइंटिफिक इंक्वायरी पे, यानी हम हर चीज़ की अच्छे से एनालिसिस करें, साइंटिफिकली कारण देखें। रैशनैलिटी मतलब सोच समझ के अच्छे तरीके से लॉजिकल कारण बताओ, कुछ भी नहीं आलतू फालतू। ठीक है, तो पीपल बिगैन टू मूव अवे फ्रॉम सुपरस्टिशियस एक्सप्लेनेशंस। इसके पहले जो भी सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे लोगों के अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, उसको इन्होंने कैंसिल किया, नेगलेक्ट किया, और इन्होंने ध्यान दिया जो भी साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, मेडिकल और साइंटिफिक लेंस से लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स को देखना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले क्या क्या था कि पोजेशन बाय इविल स्पिरिट्स, ये सारे जो है वो सुपरस्टिशंस जो है वो लोगों के मन में आते थे कि इसलिए लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। किसी ने ये देखा ही नहीं कि हो सकता है कि उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो। जैसे उस टाइम पे ये सोच ही नहीं थी कि जैसे हम फिजिकली बीमार पड़ सकते हैं, वैसे हम मेंटली भी, हमारा ब्रेन भी बीमार पड़ सकता है, या ब्रेन से भी रिलेटेड, या माइंड से रिलेटेड, या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई बीमारियां हो सकती हैं। तो ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीज़न में ये स्टार्ट हुआ, जहाँ पे साइंस के मदद से हमने साइकोलॉजी को समझना, लोगों के मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जानना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकेंड इज़ रिफॉर्म इन ट्रीटमेंट। अब ये तो हमने देखा कि कैसे परसेप्शन में चेंजेस आए, ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस आए। पहले क्या होता था कि झाड़ फूंक करवा के, या फिर बहुत सारे मतलब तरीके थे जिसमें इंसान को टॉर्चर किया जाता था, सो दैट इविल स्पिरिट्स खुद ही छोड़ के बॉडी को चली जाएं, तो उनका ये बिहेवियर सही हो जाएगा। ये सारे फालतू के तरीके इस्तेमाल होते थे। अब ट्रीटमेंट में भी चेंज आया, ट्रीटमेंट के भी हमने लॉजिकल और सही तरीके से ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। कैसे? जो भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही थी ऐसे लोगों की, यानी कि जिसमें उनको टॉर्चर वगैरह किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, वो सारी रोकी गई। ठीक है, उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म आया और मॉरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हमने लाए। मॉरल ट्रीटमेंट मूवमेंट इमर्ज हुई, जिसमें कि सबसे बड़ा हाथ किसका था? फिलिप पिनेल फ्रांस में एंड विलियम ट्यूक इन इंग्लैंड, इनका बहुत बड़ा हाथ था, जो कि काइंडनेस, केयर और स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट ओवर कन्फाइनमेंट एंड पनिशमेंट के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया। यानी कि इन्होंने कहा कि हम काइंडनेस से, अच्छे से देखभाल करके, प्यार से लोगों को एक सही तरीके से भी उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमें उनको बंद कर देना और पनिशमेंट देना, टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट में चेंजेस आए। अब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या आए? पहले ये था कि असाइलम्स थे, जहाँ पर पहले लोगों को टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था, खाना पीना नहीं दिया जाता था। अब वहाँ पे उनको रिस्ट्रक्चर किया गया, उनमें चेंजेस लाए गए और अच्छे तरीके से, केयर से, काइंडनेस से लोगों को ट्रीट करना स्टार्ट किया गया। आप उनको अच्छे से खाना पीना दीजिए, आप उनको प्यार से हैंडल करिए। कहा जाता है ना कि जो लोग मेंटली इल होते हैं उनको हम जितना ज़्यादा प्यार से हैंडल करते हैं उतना ही वो नॉर्मल रहते हैं। अगर उन्हें हम बिल्कुल मतलब इसका ऑपोजिट बिहेव करेंगे, हम उन्हें और ज़्यादा परेशान करेंगे, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए भी होगी और साथ में रहने वाले लोगों के लिए भी होगी। ठीक है, द आइडिया दैट मेंटल इलनेस कुड बी ट्रीटेड रादर दैन पनिश्ड बिगैन टू स्प्रेड, कि मतलब जो लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन्हें हम पनिश करें,
पहले तो ये सोचती कि उन्हें हमें पनिशमेंट देनी चाहिए, तो ये सोच बदल के ये आए कि हमें उनको ट्रीट करना है, हमें उनको सही करना है, हमें उन्हें पनिशमेंट नहीं देनी है। तो ये सोच बदली, जिससे कि मॉडर्न साइकेट्री की फाउंडेशन वहाँ से नींव रखी गई, मॉडर्न साइकेट्री का फील्ड इमर्ज हुआ, मतलब टाइम स्टार्ट हुआ। तो ये उस हो गया इसका कंप्लीट आंसर। इसमें जो है अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स आपने दिए हैं, आप इसमें इसको अच्छे से डिटेल में देखो, मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपको इसको लॉन्ग करना है तो आप डिटेल में जाके इसको और अपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करना है टर्मैन्स रिसर्च फाइंडिंग्स के बेसिस पे, यानी जो भी टर्मैन ने रिसर्च की थी उसकी जो भी रिजल्ट्स आए थे उसके बेसिस पे हमें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में क्या रिलेशन पता चलता है, ये हमें बताना है। लुईस टर्मैन कौन थे? उन्होंने आईक्यू के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, गिफ्टेड बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी ये, जिसमें कि उन्होंने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का बेसिकली रिलेशनशिप हमें समझाया था। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है कि हम जो भी साइकोलॉजी में जो भी हम स्टडीज़ करते हैं लोगों के ऊपर, केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? किसी इंसान के ऊपर जब हम उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको स्टडी करते हैं अच्छे से डिटेल में, है ना, तो हम उसके कई तरीके से करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल तरीका होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं, है ना। तो आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हमें किसी इंसान की के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि मतलब बचपन से अगर हमें और लाइफ के मतलब बूढ़ापे तक अगर हमें किसी भी ट्रेट के बारे में जानना है, डेवलपमेंट के बेसिकली ये तरीके होते हैं स्टडी, डेवलपमेंट को स्टडी करने के। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग लोगों को ले लेते हैं और उनके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं और फिर उनको कंपेयर कर लेते हैं रिजल्ट्स को। जैसे अगर हमें 10 साल के बच्चे से लेकर के और 60 साल के आदमी तक के बीच में हमें डिफरेंसेस देखने हैं, तो हम हर एज ग्रुप का, मान लो 10 साल का, फिर हमने 20 साल के एक इंसान को ले लिया, 30 साल के एक इंसान को ले लिया, तो अलग अलग एज ग्रुप के हमने कुछ कुछ लोग ले लिए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में आपको बताना है, पता करो, अगर पता है तो पता है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता करो, ठीक है, थोड़ी मेहनत करो। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर इन्होंने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की थी, उसके बेसिस पे हमें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में रिलेशनशिप बताना है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो भी इंटेलिजेंस लेवल अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर कर रहे हैं तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के जो भी आईक्यू होता है वो बहुत हाई होता है, 135 के ऊपर इनका आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। आईक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है। तो आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट। इससे हमें पता चलता है कि किसी की इंटेलिजेंस लेवल कितना है। तो इनके गिफ्टेड बच्चों के आईक्यू बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो अकेडमिकली अच्छे से परफॉर्म करते हैं और प्रोफेशनली भी, यानी अपने स्कूल में, एकेडमिकली पढ़ाई में और अपने ऑफिस में, काम में, जहाँ पर भी वो इस तरीके से कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है उसमें वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। पहला उन्होंने इंटेलिजेंस लेवल के बारे में बताया। क्रिएटिविटी के बारे में जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हाई आईक्यू होता है लेकिन इसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो। हाई इंटेलिजेंस इज़ नॉट इक्वल टू हाई क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशनशिप नहीं है कि इंटेलिजेंस बढ़ रहा है तो क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा है उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनका हाई आईक्यू हो उनकी हाई क्रिएटिविटी भी हो। तो इससे क्या कंक्लूजन उन्होंने दिया? इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस अलोन डज नॉट गारंटी क्रिएटिविटी, एंड सिर्फ इंटेलिजेंट होने से कोई क्रिएटिव नहीं बनता है। वाइल इंटेलिजेंस में भी नेसेसरी, मतलब क्रिएटिव होने के लिए इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं ज़रूरी हो सकती है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ आती हैं, जैसे क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, यानी किसी एक चीज़ के बारे में बहुत सारी दिशाओं में बहुत सारे अलग अलग तरीके से सोच सकने की एबिलिटी, ठीक है। इमेजिनेशन होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए एक्सपीरियंस से। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो ज़रूरी होती हैं क्रिएटिविटी के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट होने से कोई भी क्रिएटिव नहीं बनता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाई इंटेलिजेंस में सपोर्ट क्रिएटिविटी बट अदर पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल टू। तो यही रिलेशनशिप थी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में, जो कि टर्मैन ने अपनी स्टडी से बताई कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का आपस में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट होने से कोई क्रिएटिव हो जाता है या जो क्रिएटिव है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ गार्डनर्स व्यू ऑफ इंटेलिजेंस एज एन इंडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिव टाइप चैलेंजेस द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ अ सिंगुलर यूनिफाइड इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा गार्डनर के व्यू, मतलब गार्डनर ने किस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया, क्या तरीके बताए कि इंडिपेंडेंट और इंटरैक्टिव टाइप। इन्होंने इंटेलिजेंस को इंडिपेंडेंट बताया और इंटरैक्टिव टाइप बताया। कैसे ये चैलेंज करता है जो भी ट्रेडिशनल नोशंस हैं जिसमें हम सिंगुलर और यूनिफाइड इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं। देखो, हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी थी। इन्होंने कहा इंटेलिजेंस कोई एक फैक्टर से नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज़ में जो भी ट्रेडिशनल थ्योरीज थी इंटेलिजेंस की, उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर हमने कंसिडर किया था जो कि हम IQ से मेजर कर ले रहे थे, ठीक है। मेंटल एज और फिजिकल एज जो भी थी, क्रोनोलॉजिकल एज है ना, फॉर्मूले से IQ से हम मेजर कर रहे थे, तो हमने एक ही सिंगल जनरल एबिलिटी को हमने देखा था। बट मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने अलग अलग बहुत सारी एबिलिटीज़ बताई जिनके की इंटरेक्शन से कोई भी इंसान की इंटेलिजेंस डिफाइन होती है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं अब आपको लिखना है। डिफरेंस अगेन, जब डिफरेंस देना है हमें या चैलेंज हमें कॉन्ट्रास्ट करना है किसी दो चीज़ में, तो हम टैबुलर फॉर्म में करेंगे। ट्रेडिशनल व्यू में क्या था कि इंटेलिजेंस को एक सिंगल यूनिटरी कॉन्सेप्ट माना गया था जिसे हम IQ टेस्ट करके हम मेजर कर ले रहे थे। बट गार्डनर ने क्या बताया कि इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल बात है जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की जो है वो इंटेलिजेंस हैं जो कि अलग अलग लेवल पे काम करती हैं और उनका रिजल्ट को फिर अलग अलग तरीके से हम मैच करके किसी की कंप्लीट इंटेलिजेंस बनती है। मतलब सिर्फ एक ही बात नहीं है, एक ही एबिलिटी नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी एबिलिटीज़ हैं जो मिला करके किसी की इंटेलिजेंस को कम्प्लीटली डिफाइन करती हैं। ट्रेडिशनल व्यू में बेसिकली हम लॉजिकल रीजनिंग और लिंग्विस्टिक एबिलिटी पे ध्यान देते थे। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिकली सोच समझ पा रहे हो चीज़ों को, और लिंग्विस्टिक एबिलिटी मतलब लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपकी एबिलिटीज़ कैसी हैं। बट गार्डनर ने क्या बताया, 8 एबिलिटीज़ बताई, 8 टाइप्स बताए, जिसमें कि लोगों की एबिलिटीज़ को उन्होंने 8 टाइप्स में डिवाइड किया और कहा कि ये सारे डायमेंशंस हमें ध्यान देने होंगे, तब जाके हम किसी की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या 8 टाइप्स हैं, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक। ये सारी अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस है जो मिला करके किसी की एक इंटेलिजेंस को बनाती हैं। ट्रेडिशनल में emphasizes academic performance as a marker of intelligence। अगर स्कूल में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये ट्रेडिशनली माना जाता था। बट गार्डनर ने क्या कहा कि आपकी कुछ एबिलिटीज़ हैं जो कि एकेडमिक्स के बियॉन्ड आती हैं, जैसे कि आर्ट, सेल्फ अवेयरनेस, पीपल स्किल्स, ये सारी भी इंपॉर्टेंट है आपको इंटेलिजेंट कहने के लिए। सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो जाना, इससे आप इंटेलिजेंट नहीं बन जाते हैं। देन ट्रेडिशनल में क्या था कि लेस रूम फॉर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ वेरिएशन। बट गार्डनर के व्यू में डाइवर्सिटी की कैसे लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं, इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से लोगों में डिफरेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक तरीके से किसी की भी स्ट्रेंथ को, मतलब एक तरीके से हमने देखा कि किसी के अंदर एक स्ट्रेंथ पाई जा रही है तो वो सब वैसे जिनके अंदर वो स्ट्रेंथ, तो वो मतलब सेम लेवल पे होनी चाहिए तभी हम उन्हें इंटेलिजेंट कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग लेवल में अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं कि गार्डनर ने क्या बताया और ट्रेडिशनल ने क्या बताया। ट्रेडिशनल में बेसिकली हम दो ही चीज़ ध्यान दे रहे हैं, बट गार्डनर ने पूरी 8 क्वालिटीज़ की लिस्ट दी थी। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए और सबके मतलब भी पता होने चाहिए। क्या पता डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए कि गार्डनर की जो भी थ्योरी थी उस पर आप कमेंट करिए। अब कमेंट करना है तो उसमें सब समझाना है, ठीक है। तो गार्डनर की थ्योरी जो है वो ज़्यादा इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग देती है इंटेलिजेंस के बारे में। एजुकेशन सिस्टम और बहुत सारे टैलेंट्स हैं, सब चीज़ों को, सब तरीके की क्वालिटीज़ को, सब तरीके की एबिलिटीज़ को कंसिडर करती है। बट जो ट्रेडिशनल व्यू है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं और IQ मेजर कर ले रहे हैं और उससे हमें पता चल जा रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसा नहीं है। लाइफ में अगर आप किसी को इंटेलिजेंट कहना है तो आपको लाइफ के अलग अलग स्फेयर्स में सही तरीके से बिहेव करना, सही तरीके से सही रिस्पॉन्स सोच पाना, हर एक कंडीशन का, हर एक सिचुएशन का आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसकी अशोक है जिससे OCD की प्रॉब्लम है, वो कंसिडर कर पा रहे इस कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज टू कॉम्प्लीमेंट हिज करेंट ट्रीटमेंट। उसने अपनी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसके साथ साथ वो सोच रहा है कि कुछ और थेरेपीज़ भी वो ले ले ताकि उसकी ट्रीटमेंट और अच्छी इफेक्टिव हो। रेकमेंड करना है हमें कि कौन सी अप्रोच जो है वो सही रहेगी अशोक के लिए। तो कौन सी अप्रोच सही रहेगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उसे करानी चाहिए कि अगर वो
चाहता है कि वो कुछ अच्छी थेरेपी भी कराए अपनी ट्रीटमेंट के साथ, तो उसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करानी चाहिए। अब हमें इसको अच्छे से समझाना होगा कि ये हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए उसे। सीबीटी क्या होता है? ये एक साइकोथेरेपी होती है जहाँ पर हम लोगों के जो भी उनके इरेशनल बिलीव्स हैं, ओसीडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओसीडी के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो आपको पता होंगे। इरेशनल बिलीव्स होते हैं, जो भी ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, और उनके जो भी ये मेंटल पैटर्न्स हैं उनमें हमें चेंज लाके उनके बिहेवियर में चेंज लाना है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी के जो कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट है, मतलब किसी के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनमें हम कैसे हेर फेर करें, उन्हें हम कैसे सही करें, जिससे हम उनके बिहेवियर में भी चेंज ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक क्या सही होगा? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उनके लिए सही होगी। क्या होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी? ये एक ऐसी साइकोथेरेपी है जहाँ पे इंडिविजुअल्स को हम उनके गलत सलत जो भी आओ बाओ थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, आओ बाओ इन द सेंस जो भी इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं जिनकी वजह जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में और उनके बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने में हम मदद करते हैं। ठीक है, अब ओसीडी के लिए क्यों सूटेबल है ये? बिकॉज इसमें कुछ इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, कंपल्सिव एक्शंस होते हैं। तो सीबीटी डायरेक्टली क्या करेगा, इन जो भी ये थॉट्स हैं, जो भी ऑब्सेशन और कंपल्शन है, मतलब जो भी ऐसे थॉट्स हैं, उनको डायरेक्टली चैलेंज करेगा और उन्हें चेंज करेगा, तो उससे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, सीबीटी के अंदर टेक्निक आती है ईआरपी टेक्निक, जिसे क्या कहते हैं? एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये एक सब टाइप होता है सीबीटी का, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ओसीडी को ट्रीट करने में। इट ग्रेजुअली एक्सपोजेस द इंडिविजुअल टू फियर्ड ऑब्जेक्ट्स और थॉट्स एंड प्रिवेंट्स द यूजुअल कंपल्सिव रिस्पॉन्स। तो उनके थॉट्स को चैलेंज करेगा और उनके बिहेवियर में चेंज लाएगा, उनके रिस्पॉन्स में चेंज लाएगा। ठीक है, ये टेक्निक भी यूज़ की जा सकती है। सीबीटी इज़ कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ओसीडी ट्रीटमेंट। ओसीडी ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई मानी गई है थेरेपी, तो वो सीबीटी थेरेपी मानी गई है। एंड हैज़ शोन हाई सक्सेस रेट्स। इसके सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। इट एम्पावर्स पेशेंट्स लाइक अशोक टू मैनेज देयर सिम्टम इंडिपेंडेंटली, रिड्यूसिंग रिलैप्स चांसेस। ठीक है, कि दोबारा से मतलब बहुत जल्दी उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने में मदद करता है, रिलैप्स चांसेस कम करके, मतलब वापस से उसको वो प्रॉब्लम्स होने लगे, ऐसा बहुत कम सिचुएशन में होता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बेटर होती है, अच्छी होती है। तो सबसे ज़्यादा ओसीडी को ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा थेरेपी कौन सी इफ़ेक्टिव है? दैट इज़ सीबीटी। क्यों है? ये सारे रीजंस हैं। नाउ इसके साथ सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। नाउ सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टेक्नोलॉजिकल एंड इंटीग्रल अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजिकल और इंटीग्रल अप्रोचेस जो इंटेलिजेंस के बारे में दी गई, उनके बीच में हमें डिफरेंसेस बताना है। ऑल्सो हमें कल्चरल फैक्टर्स बताने हैं जो कि इस पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सबसे पहले डिफरेंस अगर हमें बताना है तो हमें पहले बताना होगा, टैबुलर फॉर्म में बताना होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है इंटेलिजेंस की? ये ज़्यादातर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जैसे कि मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब सोचना है ना, मेमोरी और लर्निंग, ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, तो इनको मेजर करता है, आईक्यू से मेजर करता है। ठीक है, बट इंटीग्रल अप्रोच क्या है? इंटीग्रल अप्रोच, इंटीग्रल वर्ड्स का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें मिलाना जुलाना, इंटीग्रेशन करना, क्या मिलाना, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करना। तो इसमें हम किसी एक चीज़ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, इस पे क्या है, हम बहुत सारी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की बात नहीं, इसमें इमोशंस भी आएंगे, इन्वायरमेंट भी आएगा, अडेप्टेबिलिटी भी इनके इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर सकती है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो भी इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि सिर्फ हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ये कहता है इंटीग्रल अप्रोच। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच में कौन कौन थे जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल अप्रोच पे अपनी थ्योरीज दी थी? स्पेयरमैन थे, जिन्होंने जी फैक्टर के बारे में बताया। जनरल एबिलिटी, सिर्फ एक ही एबिलिटी होती है सबके अंदर और वही अलग अलग लेवल पर अवेलेबल होती है, इसलिए लोगों में इंटेलिजेंस उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं। स्टर्नबर्ग थे, जिन्होंने एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। उन्होंने भी उनकी भी अप्रोच कैसी थी? टेक्नोलॉजिकल अप्रोच थी। बट गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस दी, वो इंटीग्रल अप्रोच थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी एबिलिटीज़ बताई। स्टर्नबर्ग की जो ट्राई-आर्किक थ्योरी है वो इंटीग्रल अप्रोच पे बेस्ड है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंस को फिक्स्ड और मेजरेबल मानते हैं, कि हम मेजर कर सकते हैं और ये फिक्स्ड होती है जनरली। बट इंटीग्रल अप्रोच में क्या होता है, हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस डायनामिक होती है, चेंज हो सकती है और कॉन्टेक्चुअल भी होती है, कि हर कॉन्टेक्स्ट में इंसान की अलग अलग इंटेलिजेंस हो सकती है। मतलब कि कोई लैंग्वेज में बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है लिंग्विस्टिकली, बट मैथमेटिक्स में वो बहुत पुअर हो सकता है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस भी डिफर करती है कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच
एजुकेशन में, रिक्रूटमेंट में, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में टेक्नोलॉजिकल अप्रोच का इस्तेमाल होता है, आईक्यू हम मेजर करते हैं। बट इंटीग्रल अप्रोच का कहाँ होता है? डाइवर्स एरियाज़ में, जैसे एजुकेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, सोशल अंडरस्टैंडिंग, इन सब में जो है वो हम इंटीग्रल अप्रोच का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट कि हमने डिफरेंसेस बता दिए। सेकंड पार्ट क्या है? हमें कल्चरल फैक्टर्स भी देखने हैं जो कि इन पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट करते हैं। अब वो क्या हैं? 3 पॉइंट्स इसके बारे में दिए हुए हैं। वेस्टर्न कल्चर है, वो क्या कहते हैं? वो टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस को सपोर्ट करते हैं या इम्फेसाइज करते हैं। वेस्टर्न कल्चर्स में टेक्नोलॉजिकल अप्रोच मानी जाती है, जहाँ पे लॉजिक, रीजनिंग और एकेडमिक सक्सेस को ही सब कुछ माना जाता है इंटेलिजेंट किसी को कहने के लिए। ईस्टर्न कल्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इंटीग्रल अप्रोच फॉलो हो रही होती है, जिसमें इमोशनल बैलेंस, सोशल हार्मनी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस सब कुछ आना चाहिए इंसान को इंटेलिजेंट कहने के लिए। कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ होती हैं जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को भी बहुत प्रायोरिटाइज करती हैं, मतलब कि जहाँ पर लोगों की आपस में कैसे रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए। और लेकिन जो इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर एनालिटिकल इंटेलिजेंस पे फोकस करती हैं, और वो सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा देखते हैं, मतलब सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में इतना बातें नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे अलग अलग कल्चर्स में जो है वो किसी के इंटेलिजेंस को अफेक्ट हो सकता है, मतलब किस तरीके की अप्रोच फॉलो हो रही है, वो कैसे डिपेंड होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मनोज और सुनील 2 मैनेजर हैं कंपनी के। ठीक है, अब हमें 4 रीज़न बताने हैं कि कैसे मनोज जो है वो ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है। मनोज ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है और इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है कलीग्स के बीच में, जबकि सुनील जो है वो उतना ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है और इसलिए वो मतलब कम पॉपुलर है, मनोज से कम पॉपुलर है। 2 मैनेजर हैं जिसमें से आपके फेवरेट कोई एक बॉस है, वो मनोज है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। अब हमें कैसे बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी की कैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकती है, ये बेसिकली इसका क्वेश्चन है। तो क्या बात है? देखो, एम्पैथी है उसके अंदर। इमोशनली इंटेलिजेंस की क्या, इमोशनली इंटेलिजेंट होने में क्या क्या क्वालिटीज़ आती हैं, वो क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, वो क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप बता लेंगे कि ये क्वालिटी है, इस वजह से ऐसा ऐसा होता है। एग्जाम्पल दे दो, जैसे मनोज के अंदर एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर कोई एक बॉस है, सामने वाला कोई सिचुएशन बता रहा है कि सर मेरे घर में ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई, प्लीज़ मुझे छुट्टी चाहिए। अब आप समझ ही नहीं रहे हो उसकी प्रॉब्लम को, आप खुद को उसकी जगह पे रख के सोच ही नहीं पा रहे हो, आप बस अपनी अकड़ में लगे हुए हो, तो क्या आपको लोग पसंद करेंगे? आपके कलीग्स पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो एम्पैथी मतलब कि दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पाना, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ पाना, और फिर उनको वैल्यूड और अंडरस्टूड फील कराना। जिस तरीके से भी उन्हें अगर कहीं मदद की ज़रूरत है या कुछ भी ऐसी बात है, तो वहाँ पर उनकी फीलिंग्स को समझना। ठीक है, सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपने इमोशंस को कामली जो है वो हैंडल कर लेता है अंडर प्रेशर। दूसरा कि अगर गुस्सा आ रहा है तो फटे पड़े हो, अगर मतलब सामने वाले पे चिल्ला रहे हो खूब, तो लोग नहीं पसंद करेंगे। बट अगर आप अपने इमोशंस को कामली हैंडल कर सकते हैं तो आप एक पीसफुल वर्क एनवायरनमेंट बता सकते हैं, कामली सबकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, बातों को सुन सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन होती है, मतलब कि वो एक्टिवली लोगों को सुनेगा और रिस्पॉन्ड करेगा अच्छे से, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी होगी ऑफिस में, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी आसान हो जाएगा, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट करके, बातचीत करके सॉल्व कर सकता है। इमोशनली इंटेलिजेंट है, अच्छे से कर लेगा, जिससे कि टीम वर्क प्रमोट होगा और कोलैबोरेशन भी प्रमोट होगी लोगों के बीच में। वहीं पे सुनील क्या है, सुनील के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, उस वजह से लोग उसे नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस कि हमें 4 मेथड बताने हैं जिसके थ्रू हम एटीट्यूड को फॉर्म कर सकते हैं। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन का ये जो टॉपिक है, वहाँ से एक क्वेश्चन है कि हमें 4 मेथड बताने हैं एटीट्यूड कैसे बनता है। तो बता दो भाई। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू हम कोई चीज़ सीखते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू हमने एटीट्यूड सीख सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या पर्सनल एक्सपीरियंस, यही 4 है। कोई भी नई चीज़ सीखनी है हमें तो यही लर्निंग के 4 मेथड है, इन्हीं से हम सीख सकते हैं। ठीक है, और क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस। जैसे अगर कोई बच्चा है वो एक डॉग को देखता है, अब डॉग से उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट एक स्कैरी एक्सपीरियंस भी उसके साथ जुड़ गया है कि मतलब उसको एक बार डॉग ने काट लिया, तो अब उसको एक बार अगर डॉग ने काट लिया तो अब उसको ये लगने लगा, उसका एटीट्यूड डॉग्स की तरफ नेगेटिव हो गया कि अब डॉग जब भी आएगा तो मुझे काट लेगा। ठीक है, तो अब डॉग की तरफ उसका एटीट्यूड कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, फियरफुल हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर हम कोई 2 स्टिमुलस आपस में एसोसिएट हो जाते हैं वहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग है कि अगर कोई काम करने के लिए उसे रिवॉर्ड दिया गया, अगर उसने कोई अच्छा काम किया
और उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला, घर में से कोई कोई मान लो उसको चॉकलेट मिल गई उस दिन, तो उसका एटीट्यूड उस काम की तरफ पॉजिटिव बन गया कि यार ये काम करने पे मुझे अच्छी तारीफ़ मिल रही है, तो मेरा एटीट्यूड उसका एटीट्यूड उस तरफ पॉजिटिव हो गया। वहीं अगर कोई काम करने के लिए उसे पनिशमेंट मिल गई तो फिर वो काम वो नहीं करेगा। ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात है कि जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है, टीचर्स को देख रहा है, फ्रेंड्स को देख रहा है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और फिर उन्हीं के बिहेवियर्स को इमिटेट कर रहा है, उन्हीं से सीख रहा है, तो उसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं कि दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखना। जैसे अ चाइल्ड में डेवलप अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड एल्डर्स बाय वॉचिंग देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं ये देख के बच्चे भी सीख जाते हैं कि अपने से बड़ों की कैसे इज्जत करनी है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी जो है वो मददगार होते हैं एटीट्यूड को बनाने में। ऑब्वियस सी बात है, आपका किसी भी इंसान के साथ कोई इंसान के मतलब जैसे मान लो स्कूल में आप बहुत सारे बच्चों के बीच में पढ़ रहे होते हैं, अब कोई एक इंसान है, अगर आपको वो पसंद नहीं है या आपके साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा, किसी के साथ उसका अच्छा बिहेवियर होगा, उसके भी तो कोई बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। अब आपका वो दुश्मन है, इसका क्या है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आपका उसकी तरफ या उसका आपकी तरफ एटीट्यूड नेगेटिव हो गया है, बट उसका भी तो किसी की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है और लोगों का उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कैसे एटीट्यूड चेंज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आप किसी की पर्सनालिटी और इमोशनल स्टेट को असेस करना चाह रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ करके। अब आप डिसाइड करते हैं कि आप सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप कैसे इन टेस्ट का इस्तेमाल करके किस तरीके की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे आप उनकी पर्सनालिटी और इमोशनल स्टेट को जानने में, और क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाए इन तरीकों को इस्तेमाल करके, ये आपको बताना है। सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम क्लाइंट को एक मतलब कुछ सेंटेंस की बिगनिंग दे देंगे और फिर हम कहेंगे कि ये सेंटेंस का जो बचा हुआ टुकड़ा है वो आप अपनी सोच समझ के हिसाब से कंप्लीट करिए। जैसे इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारी रील देखी होंगी, उसमें क्या आता है कि शायरी मतलब एक लाइन दी हुई है और उसमें लिखा रहेगा कि अब इसको आप कंप्लीट करिए, एक पोएट्री बना दीजिए इससे, या इसको आप कंप्लीट करके कोई शायरी बना दीजिए। ठीक है। तो ये क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। तो वहाँ पर सेंटेंस का पार्ट दे दिया गया, जैसे माय मदर ऑलवेज। अब इसके आगे की बात आपको खुद कहनी है, तो जो भी आप कहेंगे उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी क्या सोच है आपकी मदर की तरफ। अब इस इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी हमें, हमें थॉट्स, मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल एटीट्यूड पता चलेगा इंसान का, कि आप क्या फील करते हैं किसी चीज़ की तरफ, आपके क्या थॉट्स हैं, आपकी सोच कैसी है, मोटिव क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, फियर्स, एस्पिरेशंस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें, ये सारी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट से मिलती है। सेकंड इज अ ड्रॉ पर्सन टेस्ट। इसमें क्या होता है, क्लाइंट को कहा जाता है कि आप किसी कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक फिगर है उसे ड्रॉ करने को कहा जाता है, और फिर उस ड्राइंग को हम एनालाइज करते हैं कि उसकी साइज़, प्लेसमेंट, डिटेल, मतलब उस ड्राइंग को पूरी तरीके से हर डिटेल में उसकी बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से हम उसे एनालाइज करते हैं और फिर हम उससे रिजल्ट निकालने की, कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कंक्लूजन, इससे हमें इंसान की इमोशनल स्टेट पता चलती है, सेल्फ इमेज एंड समटाइम्स साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी पता चल सकती हैं जिस तरीके की भी वो ड्राइंग बनाता है। कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। उसकी कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें भी हमें इससे पता चल जाती हैं। तो दीज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अलाउ द अनकॉन्शियस टू बी प्रोजेक्टेड। जो भी अनकॉन्शियस चीज़ें हैं, जो हम अनकॉन्शियस में क्या है, क्या सोच समझ है उसकी, ये सारी चीज़ें हम पता लगा लेते हैं थ्रू एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई गिविंग डीप इंसाइट्स इनटू पर्सनैलिटी। जैसे हम पर्सनैलिटी में डीपली बहुत सारी उनकी क्वालिटीज़ को पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा हैज़ एन इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ स्पाइडर्स। उसको स्पाइडर मतलब मकड़ियों से बहुत डर लगता है, और उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस टेरर हो जाता है जब भी वो मतलब मकड़ी स्पाइडर कहीं देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस फूलने लगती है, डिजीनेस, बिल्कुल बेहोशी सी आने लगती है, एकदम अजीब सा हो जाता है। ठीक है। अब 2 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो उसको हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। वो क्या हैं, दोनों तरीके वो आपको बताने, 2 कौन से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से उसे ऐसा हो सकता है, और उसको कैसे उन प्रॉब्लम मतलब उन डिसऑर्डर से कैसे कोप करना है, क्या उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में कि वो इसे कैसे हैंडल करे, ये आपको सजेस्ट करना है। 2 तरीके के क्या हैं, पहला तो है स्पेसिफिक फोबिया, यानी उसे डर लगता है, स्पेसिफिकली स्पाइडर से डर लगता है। ठीक है। तो इर्रेशनल फियर है उसके मन में स्पाइडर्स का, और इस स्पाइडर्स के फोबिया को हम क्या कहते हैं, एरेक्नोफोबिया। क्या कहते हैं,
एरेक्नोफोबिया, ठीक। तो स्पाइडर्स का उसे फोबिया है। अब इसमें जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम बार बार उसका सामना कराते रहेंगे, इनकाउंटर कराते रहेंगे स्पाइडर से, जब तक कि उसके मन में ये बात नहीं बैठ जाती कि ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसका मतलब मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ग्रेजुअल हम एक्सपोजर कराएंगे उसका स्पाइडर से वाइल प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अंडरस्टूड। देन पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसे ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। इसमें हम इंटेंस टेरर, ब्रेथलेसनेस और डिजीनेस जो है वो पैनिक अटैक हमें आ जाता है स्पाइडर को देख के, ठीक है। तो पैनिक अटैक की ये सारी सिम्टम्स हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी है। हमें उसके पहले कॉग्निशन को देखना पड़ेगा, क्या सोच आती है उसके दिमाग में स्पाइडर को देख के ऐसी कि जो वो ऐसा बिहेव करने लगती है, और फिर जब वो सोच हम बदल देंगे तो उसका बिहेवियर भी बदलेगा। तो हम पहले उसकी फॉल्टी थॉट पैटर्न्स पता करेंगे एंड देन हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज़ द लास्ट सेक्शन। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ई विच इज़ ऑफ 6 मार्क्स, ठीक है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहला क्या है कि कैसे फ्रूड एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल चेंजेस इन पर्सनैलिटी ओवर अ पर्सनस लाइफ टाइम, की कैसे मतलब पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं या नहीं चेंज हो सकती हैं, वो सेम ही रहती हैं, ये कैसे फ्रूट बताते हैं। हमें इसका हर एक स्टेज में, मतलब लाइफ के जो डेवलपमेंट की हर एक स्टेज है उसमें हमें पता लगाना है, मतलब ओवरव्यू देना है कि कैसे क्या क्या चेंज होती है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ एनकाउंटरिंग प्रॉब्लम्स एट एनी स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, की मतलब अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज में अगर हम कोई प्रॉब्लम होती है, फ्रॉइड के उसमें था ना कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो फ्रॉइड ने क्या बताया इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ये सारी हमें हर एक स्टेज के बारे में, पहले तो हमें सारे स्टेजेस पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेज क्या इन्होंने बताया, ओरल स्टेज इज़ फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, और इसमें लिबिडो क्या होता है, माउथ, यानी सकिंग और ईटिंग जो है वो ये बेसिक जो है मेनली एक्शंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं इंसान के। अब इम्पैक्ट ऑफ फिक्सेशन का मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो बचपन में हो गई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में, तो उससे फिर वो जनरलाइज हो जाता है, उसके अंदर वो बैठ जाती है, वो प्रॉब्लम फिर आगे चल के मैनिफेस्ट होगी। तो ये क्या है, ओवर ईटिंग, स्मोकिंग और डिपेंडेंसी, ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्सेशन की प्रॉब्लम हो सकती हैं। एनल स्टेज में अगर हम आते हैं 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज, देन वहाँ पे हमारा लिबिडो होता है एनस, जहाँ पे हम टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग बेसिकली जो मेन एम होता है, तो वहाँ पर एनल रिटेंटिव और एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, ऑर्डरली या मैसी, ठीक। 2 तरीके से, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फैलिक स्टेज में अगर हम आते हैं 3 to 6 ईयर्स, तो जेनिटल्स हमारा बेसिकली ईडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं जेनिटल्स पे बेसिकली हम फोकस कर रहे होते हैं डेवलपमेंट में। और रेकलेसनेस, वैनिटी और जेलिसी इस वक्त पे इम्पैक्ट पड़ सकता है पर्सनालिटी ट्रेट्स पे, हमारी पर्सनालिटी में। लेटेंसी इज 6 to 12 ईयर्स, डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं इस वक्त पे, ठीक है। तो हम सोशलाइजेशन और स्किल डेवलपमेंट सीखते हैं, कैसे हमें अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को मैनेज करना है, ये हम देखते हैं। जेनिटल 12+ ईयर्स में मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट आ जाता है, तो इस वक्त पे हमें अपने इमोशंस को हैंडल करना, रेगुलेट करना हम सीखते हैं। एडल्ट रिलेशनशिप हमें कैसे फॉर्म करनी है, इफ़ अर्लियर स्टेजेस वर रिजॉल्व, तो हेल्दी एडल्ट रिलेशनशिप्स हम कैसे बना सकते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे, अपनी डिज़ायर्स को कैसे रेगुलेट करेंगे, ये सारा सब कुछ हम सीखते हैं, तो ये इम्पैक्ट होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड चेंज की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रॉइड बिलीव्ड कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है वो हमारे लाइफ लॉन्ग पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। एंड अगर हमारी कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रह जाती है बचपन में जो रिजॉल्व नहीं हुई हमारे डेवलपमेंट के वक्त पे, तो वो उसके जो है वो हमारी पर्सनालिटी पे लास्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब जो ज़िंदगी भर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि हाउ डू इकोलॉजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट्स इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, किसी के इकोलॉजिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट्स कैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमें एग्जांपल्स देने हैं हंटिंग गैदरिंग से और एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ से इस अपने आंसर को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लिविंग कंडीशंस जो भी है हमारी, कैसे जिस हम क्लाइमेट में रहते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल को ऑब्वियस सी बातें इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ में जो बच्चे रह रहे हैं, उन्हें उनके अंदर एक ये इंडिपेंडेंस की एक क्वालिटी होती है कि हमें अपने लिए खाने का इंतज़ाम खुद ही करना है, ठीक है। हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें कोई ला के देगा नहीं, तो हमें खुद ही हंट करना है, खुद ही गैदर करना है और खुद ही खाना है, कंज्यूम करना है, ठीक है। तो उनके अंदर इंडिपेंडेंस और सर्वाइवल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। कल्चरल नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कहता है कि बिलीव्स और प्रैक्टिस ऑफ अ सोसाइटी, वो भी हमारे ओबीडियंस, असर्टिवनेस, इन सारी चीज़ों को शेप करते हैं कि आप किस तरीके के सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ पे क्या कल्चर होता है फॉलो, वो भी ऑब्वियस सी बात है कि हमारी पर्सनैलिटी में रोल प्ले करता है। हम हमारी कैसी सोच है, हम किस तरीके से रहन सहन है, हमारा पहनावा कैसा है, ये सारी चीज़ें, हम किस तरीके की सोच रखते हैं, सब कुछ किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, सब कुछ जो है वो हमारे कल्चर से
हम कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कॉपरेशन, डिसिप्लिन और कम्युनिटी रोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, लोग ज़्यादा एक दूसरे को भाव नहीं देते, कोई किसी से मिलता नहीं है। शहरों में देखो, बड़े बड़े शहरों में या बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं वहाँ पे रिश्तों की इतनी वैल्यू नहीं होती, बट अगर हम गाँव में जाते हैं या छोटी फैमिलीज़ में जाते हैं वहाँ पे रिश्तों की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हर तरीके से ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े चीज़ों में हम कल्चर हमारा जो है वो हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है। अब फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो जॉइंट फैमिलीज जो है वो इंडिपेंडेंस जो है इंटरडिपेंडेंस प्रमोट करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। बट न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जो है इंडिविजुअलिज्म होता है, मतलब लोग अलग अलग रह रहे होते हैं तो अपनी अपने बारे में सोचते हैं। एजुकेशन और रिलीजन भी है। एजुकेशन और रिलीजन कैसे है, वैल्यूज़ जो है वो जो भी हम एजुकेशन से या रिलीजियस प्रैक्टिसेस से हम सीखते हैं वही हमारे अंदर जो है वो एज अ ट्रेड बिल्ड हो जाती हैं, जो कि हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। डिसिप्लिन हो गई, एम्पैथी हो गई, मॉरलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो हम हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस से और एजुकेशन से हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल है कि कैसे क्या फैक्टर्स हैं जो इकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स जो कि डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि डिस्कस द रोल ऑफ कोर स्कीमाज, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड इरेशनल बिलीव्स इन कॉग्निटिव थेरेपीज। कॉग्निटिव थेरेपीज में इन सब का क्या रोल होता है। आंसर में सबसे पहले देखो, हमें कोर स्कीमास की बात करनी है। कोर स्कीमास का मतलब क्या होता है कि हमारे खुद के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में हमारे मन में कुछ बिलीफ बैठ गया है, ठीक है। कुछ कुछ मान्यता हमारे मन बैठ गई, कुछ बात हमारे मन बैठ गई कि ये ऐसा ही होता है, और ये लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज में बन जाती है। फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग हम उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखने लगते हैं, तो ये मन में बात बैठ जाती है, एक इंप्रेशन बैठ जाता है, तो उसे हम कोर स्कीमास कहते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे मन में ये बात बैठ गई कि यार मैं कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। ये मैं कैसे अपने लाइफ में फ्यूचर सिचुएशंस में मैं कैसे बिहेव करता हूँ, अभी मैं कैसे प्रेजेंट में मैं कैसे किसी एक्शन को कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें इससे डिटरमाइन होंगी। अब थेरेपी में क्या होता है, कॉग्निटिव थेरेपीज़ में क्या होगा, हम उसकी इस सोच को बदलना चाहेंगे। अगर हमने उसकी इस सोच को बदल लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसके बिहेवियर में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके के जो स्कीमाज होते हैं लोगों के मन में, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और चैलेंज करेंगे और चेंज लाएंगे उसकी इस सोच में। वहीं अगर हम बात करते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स की, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो हमारे मन में अपने आप किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन है उसमें हम नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नेगेटिविटी खोज के निकाल ही ले रहे हैं। तो ये है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आते हैं, ये हमें डेलिबरेटली करना नहीं पड़ता, जानबूझ के हम नहीं कर रहे हैं। जैसे अब कोई काम करना है, अब मेरे से तो ये हो ही नहीं पाएगा, अब ये क्या है, अब ये फालतू में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिविटी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम ऐसे ही जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इन थॉट पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में, जिससे कि हमारे मन में जो थॉट्स हैं वो अच्छे आएँ और फिर हमारा एक्शन भी उसी अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। इसका मतलब क्या है कि जो भी मतलब हमारे मन में किसी फालतू से कुछ ऐसे मतलब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बेकार थॉट्स आ सकते हैं। जैसे ओवर जनरलाइजेशन पहला होता है कि मतलब अगर एक बार हमारा एक्सपीरियंस किसी चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव हो गया है तो अब हम ऐसा मानने लगते हैं कि उससे रिलेटेड हमारा एक्सपीरियंस जो भी होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। मतलब अगर एक बार मान लो मैं मैथ्स के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो मेरा ये मन में बैठ गया कि यार मैथ्स के एग्ज़ाम में तो मैं हमेशा फ़ेल ही होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ऐसा क्यों होगा। तो ये ओवर जनरलाइजेशन की प्रॉब्लम है। फिर कैटास्ट्रोफाइजिंग का क्या है, मतलब कि हम हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमेशा हम वर्स्ट आउटकम ही सोच रहे होते हैं। जैसे अगर मान लो मैच देख रहे हो टीवी पे, आज इंडिया हारेगी ही, आज तो इंडिया हारेगी, तो ये क्या है, ये कैटास्ट्रोफाइजिंग है, मतलब इसमें भी हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं। अब मान लो घर में शादी है, कहीं उस दिन बारिश हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न हो गया। आपको कहीं घूमने जाना है, कहीं रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर हो गई तो, कहीं कुछ हो गया तो ये जो कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये क्या है, कैटास्ट्रोफाइजिंग है। पर्सनलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है। हमको ऐसा लगता है बाहर बारिश हो रही है तो हमने ही जो है नल खुला रखा था इसलिए बाढ़ आ गई, और कुछ भी हो रहा है मतलब दुनिया में तो हमारी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, आप ये तो पर्सनलाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके के थॉट पैटर्न्स को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कॉग्निटिव थेरेपी में इन थॉट पैटर्न्स को ही हम पता लगाते हैं। पहले तो हम पता लगाएंगे कि इस इंसान के जो ऐसे थॉट पैटर्न्स हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ओवर जनरलाइजेशन कर रहा है क्या, कैटास्ट्रोफाइजिंग कर रहा है क्या, पर्सनलाइजेशन कर रहा है क्या, और फिर हम उसे ट्रीट करेंगे।
इरेशनल बिलीफ जो चौथा पॉइंट दिया है उसमें क्या होता है कि हमारे इलॉजिकल कुछ रिजिड इलॉजिकल थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए तो ये ऐसे ही होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी ही है, तो ये बहुत रिजिड होते हैं हमारे इरेशनल बिलीफ। बिलीफ का मतलब भी क्या होता है, रिजिड, यानी कि जो हमारे मन में बात बैठ गई है, जो हमारी हम जिस चीज़ के बारे में जैसा सोचते हैं। ठीक है, अब जैसे आई मस्ट बी परफेक्ट टू बी लव्ड, मतलब लोग मुझे पसंद करें इसके लिए मुझे परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये क्या है, एक इरेशनल बिलीफ है जो कि हमेशा सच नहीं होता, हमेशा क्या वैसे भी सच नहीं होता। मतलब कोई भी इंसान क्या दुनिया में परफेक्ट हो सकता है हर एक तरीके से, मतलब देखने में भी बहुत अच्छा, पढ़ाई में भी एकदम A1 हो, फिर उसके बाद वो जॉब में पैसे भी बहुत कमाता हो, फिर उसको डांस भी आता हो, गाना भी आता हो, दुनिया भर की जितने टैलेंट है सब उसके अंदर बसे हुए हों, हूर की परी भी हो, एकदम लड़का है तो फिर क्या एकदम क्या कहते हैं उसको, चार्मिंग प्रिंस हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ये सोच ही गलत है, ये बिलीफ ही गलत है। तो इस तरीके से जो भी हमारे मन में बिलीफ अगर कोई बैठ गया है तो हम उसे चेंज करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से। और बेसिकली जो है वो इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये भी एक तरीके की कॉग्निटिव थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी का मेन गोल क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, चैलेंज करना और मॉडिफाई करना है ऐसे थॉट पैटर्न्स को जो कि हमारे इमोशनल वेलबींग और बिहेवियरल चेंज में मतलब को इमोशनल वेलबींग, हमारी मेंटल हेल्थ हमारी बेटर कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई भी हमारा बिहेवियर अब नॉर्मल है तो उसके पीछे अगर कोई थॉट पैटर्न है तो हम उसे पता लगाएंगे, फिर हम उसे चेंज करेंगे ताकि हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली नॉर्मल की तरफ बढ़े या नॉर्मल में बिहेवियर में चेंज हो जाए। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये कि हमें 6 की एथिकल स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं जो कि प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट्स को फॉलो करने चाहिए। क्या है वो, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं दुनिया भर की, जो हम सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं जिसमें हम रिसर्च पढ़ते हैं, रिसर्च मेथड्स है ना ये सारे, उसमें भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो है वो हर एक स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूट करता है साइकोथेरेपी को इफेक्टिव बनाने में और इंश्योर करता है द वेलबींग ऑफ क्लाइंट्स। 6 एथिकल पॉइंट्स हैं हमें बताने। पहला, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। अगर हमें किसी के ऊपर कोई रिसर्च करनी है या किसी के भी ऊपर कोई भी थेरेपी करनी है, कुछ भी करना है, तो हमें उनकी कंसेंट लेनी होगी, हमें उनसे परमिशन लेनी होगी। ठीक है, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर हम किसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उनका हम कोई भी पर्सनल डेटा उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें समाज में ढिंडोरा नहीं पीट देना है, हमें उसे पर्सनल रखना है, बचा के रखना है। सिर्फ उस थेरेपिस्ट और या उस रिसर्चर और उस क्लाइंट के बीच में वो बातें होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब सिर्फ वही रिसर्च आप कंडक्ट कर सकते हैं जिनमें आप अच्छी तरीके से ट्रेन हो। कोई भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी थेरेपी कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रेन नहीं हैं तो आप वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, चौथा क्या है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब आप ऑनेस्ट होने चाहिए, जो रिसर्चर है उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। हम किसी भी क्लाइंट की किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हम फ़ायदा ना उठाएं। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने उनसे कहा है, जो हमने उन्हें बताया है, जैसे भी हमने उन्हें ब्रीफ दिया रिसर्च के बारे में, हम सिर्फ वही काम करें और जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही निकालें, किसी का फ़ायदा ना उठाएं। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड डिग्निटी, किसी के भी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे हमें उनकी बचा के रखनी है। उनके बिलीव्स, उनके वैल्यूज़, चाहे वो आपके हिसाब से, आपके बिलीफ से अलग हों या कुछ भी हों, उनकी पर्सनालिटी जैसी भी हो, आप उन्हें जज नहीं करेंगे, आप उन्हें उसके लिए बुरा नहीं फील कराएंगे। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लाइंट्स, मतलब कि थेरेपिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें, मतलब कुछ भी उन्हें नुकसान ना पहुँचाएँ। अवॉइड हार्म एंड इंश्योर थेरेपेटिक बेनिफिट, मतलब अगर आप कोई उन्हें थेरेपी दे रहे हैं तो आप उनको बेनिफिट होना चाहिए उससे, कुछ भी आप ऐसा ना कर दें जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे 6 की एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट को, बेसिकली हम यहाँ पर रिसर्च करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं एथिकल स्टैंडर्ड्स पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे थेरेपी देने के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं ना। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया कि हम थेरेपी देते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। तो इसके साथ ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर कर लिया। आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं, कैसे अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ आपका एक रिवीजन भी हो गया कुछ अच्छी थ्योरीज, कुछ अच्छे टॉपिक्स का। अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट में। अगर इससे कोई मदद मिल रही है, इससे एक्चुअली रिवीजन हो पा रहा है, तो ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लासेस या कुछ भी ऐसा रिवीजन फॉर्म, मतलब जहाँ पे हम रिवीजन कर पा रहे हैं क्वेश्चंस फॉर्म में टॉपिक्स का, ऐसा हम आगे भी करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये जो PDF है, इस PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये आप टाइप भी कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, आप डायरेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या चैनल की
बायो से, वहाँ से भी आप उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिविजन नोट्स, ये क्लासेस के नोट्स सारे इसमें आपको मिलेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।